सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल। एंड यस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1। ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा थेरेटिकल क्या कहते हैं सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पीपीएल जैसे कि। तो इनसेम के लिए तो हमारे पास थेरेटिकल ही है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, बोर नहीं होना है पूरे के पूरे लेक्चर में। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ईजी करके ना चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ ताकि वो आपको एक स्टोरी टाइप एग्जाम में याद रहे एंड आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओ। ठीक है, तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली ये जो है हमें इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर तो बेसिक चीजें सीखनी है। तो क्या क्या सीखना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। आई विल मूव द स्लाइड। यूनिट 1 हमारा जो है नेम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है पहले तो स्टार्टिंग का पार्ट है जिसमें हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर का, और जो मेन पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड गाइस बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही प्रोसेस है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ एक ही ट्रिक है सबको याद रखने की, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो ये यूनिट आपको बहुत सिंपल जाएगा एंड ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर दे दी गई हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग जो है ना देखेंगे एंड लास्ट में आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो देखो मेनली ये जो है ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है आपका यूनिट 1। क्या है, पहले तो हम बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे और फिर एडवांस्ड प्रोसेस मॉडल्स और टूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये टूल्स और ये जो है ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद से सीखने वाली चीज़ें, आप खुद एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं। लाइक जैसे कि अगर पावर पॉइंट है सपोज, तो पावर पॉइंट जैसे चलाना आना चाहिए हमें, या फिर कोई भी टूल है जो कि हमें चलाना आना चाहिए, बेसिकली वो है। ठीक है, अगर आप खुद सीख जाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपके लिए जो है ना ऐसे समझ लो कि आप एक ऑप्शन में जो है इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। सॉफ्टवेयर मेथड्स आ जाता है, प्रोसेस फ्रेमवर्क आ जाते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस मॉडल्स हैं, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, आरएडी, देन स्पाइरल एंड प्रोटोटाइप वगैरह। तो ये सारी चीजों को हम देख रहे होंगे। एंड हाँ, इसके जो है ना पीपीटी से भी ज्यादा सिंपल, मतलब पीपीटी के अंदर तो भी मैंने जो है ना चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी हुई हैं, लेकिन आप अगर नोट्स देखोगे तो नोट्स मैक्स टू मैक्स आपके 10 to 15 में भी, मैं बोलूंगी कि ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मैंने काउंट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत कम पेजेस के अंदर एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर नोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है ये यूनिट को। तो आप जो है उनको भी परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी मैं नोट्स को डाल दूंगी एंड कुछ पॉइंट्स जो बचेंगे वो भी मैं डाल दूंगी बेसिकली। तो आपको क्या करना है, नोट्स आप ले लोगे तो आपका 5 मिनट में जो है ना पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा ये वीडियो के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज आप जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दो एंड जल्दी से प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यू विल गेट देयर एवरी नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई एंड अपने यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली आपको जो है ये सब्जेक्ट है। अब मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको बताने की कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारा यूनिट हमें समझा देगा। तो देखो चलो सबसे पहला जो है ना हम नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, देखो सॉफ्टवेयर टेक्स अ ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल मतलब कि डबल रोल। अब क्या डबल रोल है इसका, तो देखो ये एक ही टाइम पे एक प्रोडक्ट की तरह और एक व्हीकल की तरह काम करता है। देखो इट इज अ प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम द व्हीकल फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है बस मतलब इसका एक जस्ट ऐसा कह सकते हैं कि बताया हुआ है हमें कि सॉफ्टवेयर का डुअल रोल कैसा होता है। तो जस्ट वो प्रोडक्ट की तरह और एक व्हीकल की तरह काम करता है। बट इसका मतलब क्या हुआ है ना, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो देखो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन को। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, देखो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, नहीं नहीं। आपको जो है इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, है ना, एक्वायर कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। तो वो जो आपके पास डेटा है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, एक टाइप से खेल रहे हो। क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो डेटा को, कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो हमें इंफॉर्मेशन को या डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ट्रांसफॉर्म में क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। और जो डेटा है वो डेटा क्या होता है, लाइक आपका डेटा एक सिंगल बिट भी हो सकता है, या फिर आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि मल्टीमीडिया हो गया, मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन हो गया, है ना। देखो यहाँ पे मैंने वही सारी चीजें लिखी हुई भी हैं। तो देखो आपका डेटा एकदम ईजी भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जो कि हम मल्टीपल सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो ये जो है
आपकी मेनली बात हो गई सॉफ्टवेयर होता क्या है एंड वो क्यों यूज किया जाता है बेसिकली उसकी, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो आपका सॉफ्टवेयर क्या है, एक ट्रांसलेटर की तरह है ना। वो रॉ डेटा लेता है और उसको क्या कन्वर्ट कर देता है इनटू समथिंग लाइक मीनिंगफुल, जिससे आपके जो यूजर्स है बेसिकली वो इंटरैक्ट कर पाए, है ना। तो रॉ डेटा लेना और उसको कन्वर्ट करना इनटू समथिंग मीनिंगफुल फॉर यूजर्स, दैट द वर्क इज डन बाय योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वेदर इट्स एन ऐप ऑन योर फोन या फिर आप एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम की बात कर रहे हो, तो जो सॉफ्टवेयर है ये हर चीज का कोर है, ठीक है। ये तो आप सबको पता है। चलो ये तो बात हो गई, हमने सॉफ्टवेयर को समझ लिया। अब ये डेफिनेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन लेटर ऑन मैं आपको एक परफेक्टली जो है ना वेल प्रिपेयर्ड मैनर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो सबकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम पे। तो आप अगर ज्वाइंट हो तो डेफिनेटली आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगी। अभी मैं जो है ना रैंडमली अभी आपको बता रही हूँ कि हाँ इस टॉपिक पे थोड़ा फोकस अपना बढ़ा लेना। अगर आप थोड़े से इधर उधर भी देख रहे हो तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेना। अब सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे बी फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिफाइन सॉफ्टवेयर, एंड आपको नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो आपके लिए मेनली यहाँ पर क्या चीजें हैं। सॉफ्टवेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री थिंग्स: इंस्ट्रक्शन, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो हमने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन देखो दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर्स, फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। यानी कि आप कुछ आपके पास कोई स्पेसिफिक टास्क है, उनको एग्जीक्यूट करवाना है आपको, तो ये इंस्ट्रक्शन हमें देने पड़ते हैं, है ना। अब वो इंस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आप चाहे तो आपके पास अच्छे खासे फीचर्स हैं जिनको आप यूज करके उस इंस्ट्रक्शन को दे रहे हो, या फिर आप कोई फंक्शन दे रहे हो इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। कोई भी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये तो आपको बेसिकली पता ही है। तो एक पर्टिकुलर टास्क या फिर स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम जो है इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? ओके। डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है जो हमारा प्रोग्राम है उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, ठीक है। हैंडल करना होता है हमें अपने प्रोग्राम को, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बेसिकली उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें जो है डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है। सो डेटा स्ट्रक्चर दैट एनेबल द प्रोग्राम टू एडिक्वेटली मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो जो प्रोग्राम है हम उसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, तो अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, अभी भी जो है ना डीप सीक का देखो, अगर आपको पता हो तो बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो उसका ट्रेंड भी क्यों आया, क्योंकि उसका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पता चला, एंड उस डॉक्यूमेंटेशन से ये पता चला कि ये जो है चैट जीपीटी को भी टक्कर दे रहा है बेसिकली। तो ये चीज है जो कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है जो कि डिजिटल भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है, बेसिकली बोथ हो सकती है। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ टू ऑपरेट एंड यूज द सॉफ्टवेयर। अगर आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने कुछ अच्छी चीज बना दी, लेकिन उसको ऑपरेट करना सिर्फ आपको आता है, एक नया यूजर कंफ्यूज हो रहा है कि उसको क्या करना है, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत यूजफुल होती है। तो ये जो है ना तीन आप ऐसे कह सकते हो पिलर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन बोलोगे, डेटा स्ट्रक्चर बोलोगे और डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को बोलोगे। अब देखो सॉफ्टवेयर uses logical things rather than the physical system elements। अब इससे आपके दिमाग में आया होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनसे हम मतलब अगर आप क्लास में होगे तो कॉलेज में आपको सबसे पहले यही पूछा गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, डेफिनेशन हमें वैसे तो पता है, लेकिन डिफाइन करने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो ही चीजें हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर को अगर हम बोले तो हार्डवेयर अगर ऐसी चीज है जो कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना। कोई भी एक ऐसा चीज कह सकते हैं जो कि हम बना रहे हैं, खुद से बिल्ड कर रहे हैं, है ना। कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हम बिल्डिंग को क्या कह सकते हैं कि ये एक चीज है जो कि हम बना रहे हैं, इसको एक प्रोसेस लग रहा है बनाने के लिए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ऐसे नहीं बनाते ना, हम सॉफ्टवेयर को ऐसे बिल्ड थोड़ी करते हैं, ब्रिक्स ले लेके बिल्ड थोड़ी करते हैं, या फिर वो कोई एक कंप्यूटर थोड़ी है जिसको हमने मतलब ऐसे कर लिया कि बना लिया, चीजें जोड़ जोड़ के हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, नहीं। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो कि लॉजिकल कंपोनेंट से बनती है ना, इंस्टेड ऑफ फिजिकल वंस। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर यहाँ पे ये वाला आप पीपीटी में देखो स्लाइड, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप किया जाता है, हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं।
इस सेंटेंस ने ये देखो ये चीजें आप सबको पता है, लेकिन हमें जो है लिखने के लिए ये जो सेंटेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा याद रखो सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, हम उसको कभी मैन्युफैक्चर नहीं करते। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब आपको पता है कि जो हार्डवेयर होता है बेसिकली वो ओवर टाइम डिग्रेड हो जाता है ना। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये कभी फिजिकली ब्रेक डाउन नहीं होगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड है मे बी वो वेयर आउट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो वेयर आउट होता है क्या, नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का काम जो है वो हर सिस्टम पे सेम काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि वो एक सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है दूसरे सिस्टम पे। मे बी कोई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो कि वेयर आउट नहीं होती। अगर आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया है तो आप बहुत क्लियर हो गए कि सॉफ्टवेयर का मतलब हम यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ ये जो है ये फेलियर कर्व फॉर हार्डवेयर है, ये बहुत ज्यादा सिंपली मैं आपको समझाऊंगी। देखो ये जो है ये आप एक्स एक्सिस में यहाँ पे देख सकते हो टाइम है, और वाई एक्सिस में आपका फेलियर रेट है। इसको भी छोड़ो, मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ। ये देखो जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि आप ऐसा समझो कि आपने अभी जो है हार्डवेयर है आपके पास एक, एंड उस हार्डवेयर को आपने बनाया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये आपकी है इन्फेंट मोर्टेलिटी फेज। इन्फेंट मोर्टेलिटी फेज, ओके, ये क्या है, हम इसको बोलते हैं एट द स्टार्ट, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में हार्डवेयर आपने नया नया बनाया है। तो उस वक्त मुझे बताओ, थोड़ा सा पॉज कर सकते हो आप, ये थोड़ा सा थिंक कर सकते हो कि क्या हार्डवेयर के फेलियर के चांसेस होंगे एट द स्टार्ट, एकदम बिगनिंग में, ठीक है। आपने नया नया एक हार्डवेयर बनाया हुआ है, तो मुझे बताओ कि उसके जो फेलियर रेट है वो हाई होगा या लो होगा। देखो बहुत सारे लोग इस वक्त बोलेंगे कि हाई होगा उसका मतलब फेलियर रेट, या फिर कोई बोलेगा कि लो फेलियर रेट होगा, क्योंकि नया नया बनाया, नई नई चीज तो अच्छी होती है ना, ठीक है, नई नई चीज अच्छी होती है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर वो प्रोसेस से बनता आ रहा है, बहुत सालों से बनता आ रहा है, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन आपने कोई चीज पहली बार बनाई है, कोई हार्डवेयर आपने पहली बार बनाया है, तो उसकी आपके एकदम स्टार्ट में उसकी जो मोर्टेलिटी होगी, है ना, वो क्या होगी, या फिर जो फेलियर रेट होगा वो क्या होगा। तो देखो बहुत सारे लोग इसको लो बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज हाई, यानी कि उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, ये तो एकदम नया नया हमने बनाया एट द स्टार्ट, उसके फेलियर के रेट ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हमने जो सोचा है वो भी मतलब एग्जीक्यूट परफेक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है ना। तो एट द स्टार्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कोई हार्डवेयर को बना रहे हो, तो उसके एट द स्टार्ट जो फेलियर रेट होता है वो हाई होता है, एंड वही ये ग्राफ जो है आपको स्टार्टिंग में बता रहा है, ठीक है। अब ये जो सेकंड है, मतलब ये फेज आपका सेकंड फेज है, जिसमें हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो फेलियर रेट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन सा फेज है, ये फेज है यूजफुल लाइफ फेज, यानी कि जो फेलियर रेट है वो आपका देखो ड्रॉप हो गया है ना। फेलियर रेट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है। क्यों, अब जो है वो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एट द स्टार्ट तो उसका फेलियर रेट ज्यादा था, लेकिन वो फेल नहीं हुआ, एंड हम जो है अब उसको यूज कर रहे हैं, तो वो स्टेबल है, अपने लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो है आपका इस स्टेज के अंदर जो है क्या होता है, फेलियर रेट ड्रॉप हो जाता है। अब वापस से आप देखो तो यहाँ पे जो है ना फेलियर रेट फिर से बढ़ गया इवेंचुअली। देखो एजिंग के वजह से, या फिर आपने उस हार्डवेयर को ज्यादा यूज कर लिया है, इस वजह से उसका फेलियर रेट जो है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एक फेलियर कर्व फॉर हार्डवेयर है जो कि आपको याद होना चाहिए, एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और ये चीज याद रखो, ये चीज जो है ये सिर्फ हार्डवेयर के लिए काम करती है, हमेशा याद रखो। सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट लाइक दिस, है ना। इंस्टेड हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर्स आ सकते हैं, कुछ बग्स आने की वजह से, है ना। और हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो सकती है, या फिर लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से वो सॉफ्टवेयर जो है वो लैक कर सकता है, या फिर हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वेयर आउट नहीं होता। इसीलिए ये जो फेलियर कर्व है ये सिर्फ हार्डवेयर के लिए ही फॉलो होगा, सॉफ्टवेयर के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ना फर्स्ट पार्ट था हमारा, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज है, ये जो है ये स्लाइड आपको एक्सप्लेन करी है जो मैंने आपको अभी वो एक्सप्लेन किया कर्व, ठीक है। नाउ लेट अस सी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उनको हम अच्छे से समझेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और डेफिनेशन यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये आपका डेफिनेटली आप इसको जो है लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका परफेक्ट डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर के लिए। आपको क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है।
Software is nothing but a collection of computer programs and related documents that are intended to provide desired features, functionalities and better performance. आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके किस में आते हैं, उसी सॉफ्टवेयर में आते हैं. समझ में आ गई अब सॉफ्टवेयर की भी कितनी इंपॉर्टेंस है एंड उसके डॉक्यूमेंट्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, एक बार और मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए. ये सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना. कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हेल्प से ही, कोडिंग के हेल्प से ही आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो. अगर आपने अभी हैकाथॉन्स में अगर पार्टिसिपेट लिया होगा, है ना, तो आपको इतना आइडिया होगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो फिर उस सॉफ्टवेयर को हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हार्डवेयर के अंदर, है ना. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग होती है ये. एंड अगर आपको पता हो तो सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाते हैं गाइस, हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से बनाते हैं, है ना. और हमें उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं जिसमें हम उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसके सारे फीचर्स, उसकी फंक्शनैलिटीज, उसकी एक्यूरेसी वगैरह तक की हम क्या करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पब्लिश कर रहे होते हैं. एंड अभी का सबसे मतलब बेटर एग्जांपल आपके लिए तो डीपसीक ही रहेगा. अगर आपने नहीं देखा, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो जरूर से करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है. चलो, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया. अब जैसे कि मैंने बोला इस स्लाइड में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे आप देख लो, जेनेरिक और कस्टम. ठीक है, तो जेनेरिक मतलब क्या, बहुत सिंपल है. देखो, जेनेरिक मतलब ये जनरल आप ऐसे समझ सकते हो इसको, बट द सिस्टम या फिर जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो इट इज डेवलप्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने वो किसी एक के लिए बनाया है या किसी 2-3 लोगों के लिए बनाया है. यू हैव मेड दैट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, है ना. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड हो गया, फोटोशॉप वगैरह हो गए. तो ये सारी चीजें क्या है, ये वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए है. जो भी आए वो यूज कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर है. इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिसको मर्जी है वो यूज कर सकता है. किसी एक के लिए बनाया हुआ है क्या वो सॉफ्टवेयर, नहीं. तो इसे बोलते हैं जेनेरिक. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जेनेरिक. ठीक है, अब कस्टम क्या होता है, कस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो आप एग्जैक्टली वही आप समझ गए होंगे कि एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए या फिर सिंगल कस्टमर के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, कस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोला जाता है. एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं, देखो एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया, या फिर सिंपल मैं बात करूं तो आपके पास सिंपल क्या होता है, एक बिजनेस के लिए, है ना, हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो क्या पब्लिकली नहीं होता है, वो सिर्फ उसी के पास होता है जिसको चाहिए. या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो उसी हॉस्पिटल के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो पब्लिकली जो है नहीं प्रेजेंट होता. ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टम बोलते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब जो है हम स्पीड अप करेंगे क्योंकि देखो बहुत बड़ा आपका जो है यूनिट है, मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी. तो चलिए अभी जो है थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखते हैं. देखो आपको सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन आ सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन आ सकता है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं. देखो, it is a discipline in which theories, methods and tools are applied to develop a professional software product. अब ये S/W क्या है, ये सॉफ्टवेयर है. अब ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी आपकी थ्योरीज होती हैं या मेथड्स होते हैं या फिर टूल्स होते हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इज अडॉप्टेड. यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एक टीम में काम कर रहे हो. ठीक है, तो आपके जो उस टीम को मैनेज करने वाली चीजें जो कि हम आगे हर प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कुछ भी नहीं है, जस्ट एक डिसिप्लिन है, एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक चीज है जो हम फॉलो कर सकते हैं एंड उससे जो है हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं. एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है. देखो 2 डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेस्ड ऑन 2 टर्म्स. फर्स्ट है एक डिसिप्लिन पे और नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट पे. तो जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड इंजीनियरिंग अप्लाइज अप्रोप्रिएट थ्योरीज, मेथड्स एंड टूल्स. यानी कि जो इंजीनियर्स हैं वो कौन सी थ्योरीज अप्लाई करते हैं, वो कौन से मेथड या टूल्स अप्लाई करते हैं किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. उस वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो डिसिप्लिन के टर्म में आती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हम सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजीज को फॉलो
फॉलो करके या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मैनेजमेंट भी करते हैं ना उसका, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली एक इंसान तो प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली टीम लगती है हमारे पास, तो वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके प्रोडक्ट वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स वेरी क्लियर ना। नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे बात करें, देखो नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको सॉफ्टवेयर बताने होते हैं कौन से टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप समझो नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस। सॉफ्टवेयर कैन बी अप्लाइड इन अ सिचुएशन फॉर विच अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजरल स्टेप्स या फिर एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट, यानी कि पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एंड हम उन्हीं को लेकर अप्लाई करते हैं अपने सिचुएशन के अंदर एंड एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। देखो ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप क्लासिफिकेशन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, मे बी आप नेचर के अंदर चाहो उसके अंदर भी बता सकते हो। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, फर्स्ट एक एक करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ भी नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि डिजाइन किया गया है टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स, यानी कि आपके पास एक प्रोग्राम है एंड उसके अंदर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपने बनाया है, लेकिन उस प्रोग्राम को चलाने के लिए उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ सेट ऑफ दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं जो कि रिटर्न करे हुए हैं, मतलब बनाए हुए हैं बेसिकली। तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, सिस्टम एक बनता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटर्न टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक मतलब ऐसे कह सकते हैं स्टैंड अलोन प्रोग्राम है डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। ठीक है, तो बिजनेस नीड्स के लिए अगर हम बनाए तो यहाँ पे बिजनेस नीड आएगा, ओके, हेड नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक बिजनेस नीड के लिए अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं जो कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर होता है, उस पर्टिकुलर बेसिक इंडस्ट्री के लिए ही वर्क करेगा, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड बात करें तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो कि प्रोग्राम है दैट रिसाइड विद अ हार्डवेयर प्रोडक्ट, या फिर वो प्रोग्राम देखो हम ऐसे कह सकते हैं कोई हार्डवेयर सिस्टम है उसके अंदर वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड प्रोग्राम बोल लो, ये क्या है, ये उस वो कैटेगरी है जो बेसिकली एक हार्डवेयर के अंदर वर्क करेगी, तो उस सॉफ्टवेयर को हम एम्बेड करते हैं उस हार्डवेयर में, इसीलिए उसका नाम क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नाउ वेब एप्लीकेशंस है। अब वेब एप्लीकेशंस तो आपको पता है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या होता है, वेब पेजेस होते हैं जो कि एक्सेसिबल है बाय ब्राउजर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। और है इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, तो इंजीनियरिंग या फिर साइंटिफिक सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। तो इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली ये कैटेगरी वाले सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गई या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपके स्पेस डायनामिक्स हो गए, मॉलिक्यूलर एनर्जी कैलकुलेशंस हो गए। तो मतलब मेनली कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक वाली सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सॉफ्टवेयर हो गए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ये न्यू आया हुआ इंडस्ट्री में, तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए जाते हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया या फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गए या फिर आपकी इमेज वॉइस रिकॉग्निशन हो गया। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आती होंगी चीजें। गेम डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब इसी में आता है। समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप चैटबॉट समझ लो, है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, आपके एआई बेस्ड आप कोई भी लेट से मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम बना रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये आपके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो अभी तक हमने कितने देख लिए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लेयर टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, तो 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले आपका क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर है। बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली हम इसको बोलेंगे, चलिए ये बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर आप प्रोसेस मॉडल को बोलना। ठीक है, चलो मेथड्स हो गए और टूल्स हो गए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट आपकी बेस लेयर होती है। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखो, लेयर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पास 4 लेयर्स आ जाते हैं। फर्स्ट लेयर क्वालिटी मैनेजमेंट मैंने बोला, जो कि बेस लेयर है, आपके बेस में प्रेजेंट है। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड लेवल्स हैं या फिर जो क्वालिटी है उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो है वो इंश्योर करता है, ठीक है। बेसिकली क्या मतलब आपको क्या चाहिए, बेसिकली उस स्टैंडर्ड को रिक्वायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो आपके बेस लेयर जो है वो मैनेज करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट इसी से आप समझ सकते हो। देन यू हैव अ प्रोसेस मॉडल, मैंने आपको बोला कि इसको आप बोलो, लेकिन ठीक है आप इसको बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, लेकिन प्रोसेस मॉडल जो है आप एकदम मतलब एकदम जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि इसी के अंदर है जो कि हमारा क्या पूरा का पूरा मॉडल बन रहा होता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बन रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने का जो प्रोसेस है, अगर आप एक किसी मतलब मैं बोलूंगी वापस, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि जो प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको किसी कोई चीज पहले इंस्टॉल करनी है एंड वो इंस्टॉल आपने नहीं करी है, ठीक है, तो फिर आपको कितनी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो है ये चीजें हैं जिसमें एक प्रोसेस जो है वो फॉलो होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो लेयर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आप इसको एक फाउंडेशन बोल सकते हो। चलो अब मेथड्स की बात करें, मेथड्स क्या है, वही जो टेक्निकल थिंग्स आपको यूज करनी है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो आपकी मेथड्स हो जाते हैं। टूल्स, अब आपको पता है आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसको बनाने के लिए कोई टूल लगता है ना। किसी टूल, आप कोई टूल यूज कर रहे हो कि आप उसके अंदर मतलब आप लिख रहे हो अपने कोड को या फिर कुछ कर रहे हो, तो एक ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलती है आपको, वो होता है टूल, जो कि एक ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो आई होप आपको लेयर टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मॉडल, मेथड्स, टूल्स, ये मतलब 4 चीजें हैं जो बेसिकली आपको याद रखनी है। एंड अगर आप ये लेयर्ड अप्रोच को फॉलो करते हो तो ये इंश्योर करता है आप सिस्टमैटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है अपना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सको, ठीक है। तो ये चीज आपके लेयर टेक्नोलॉजी में आ जाती है एंड यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट अस सी दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ऊपर आपको आ सकता है। अब ये डायग्राम आपने बहुत जगह देखा भी होगा, मे बी आपके पास भी होगा, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझोगे तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, जो कि मुझे भी लग रहा था, लेकिन ये बहुत सिंपल है। कैसा होता है देखो, आपको कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स, पहले जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो समझने चाहिए एंड फिर जो है आप इस पूरे मॉडल को समझ सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क वाले मॉडल को समझा रहा है, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करने के लिए, या फिर आप सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आप बता सकते हो। ये क्या है, इसके अंदर आपके फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। कुछ इंजीनियरिंग एक्शंस होते हैं, कुछ टास्क सेट्स होते हैं जो कि आपको नजर आ रहे होंगे सामने। देखो एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम प्रोसेस फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं, ठीक है। प्रोसेस फ्रेमवर्क यानी कि अब देखो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मॉडल है, इसलिए इसको नाम सॉफ्टवेयर प्रोसेस दिया है। अब सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, जो कि एकदम टॉप में हमें नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करने वाले हो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको कौन देता है, आपको वो प्रोसेस फ्रेमवर्क देता है। इसके अंदर क्या होती है, वही सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को गाइड करती है, ठीक है। पहले आपको ये करना है, देन प्लान करना है, देन ये चीजें, ये सारी चीजें आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो सब कुछ जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो आपके प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है। देन आपका अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या है, अब देखो एक आप ऐसे कह सकते हो ओवर आर्चिंग एक्टिविटीज। ओवर आर्चिंग एक्टिविटीज मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आपको अम्ब्रेला कैसा होता है, ऊपर होता है ना, तो ऊपर ऊपर की जो एक्टिविटीज आपको करनी है वो आपके अम्ब्रेला एक्टिविटीज में आती है। अब ऊपर ऊपर की मतलब क्या, देखो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आपको पता हो या फिर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है एकदम आपके एक आइडिया से स्टार्ट होता है, देन प्लान बनता है, देन आपको कौन से प्रोसेस यूज करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, मेथड्स टूल्स कौन से यूज करने हैं, ये सब जो है आपकी साइकिल में चलता है।
अब उसी चीज़ में कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं, लाइक मैं आपको बताऊँ कि आपको मेंटेन करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें नहीं करना होती हैं, लेकिन ये करना इम्पोर्टेंट है ना? तो ये सब आ जाती हैं आपके अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन आप एक्सक्लूसिवली ऐसे समझो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आपके प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप किसके अंदर आ जाएँगी? आपकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएँगी। अब आपको समझेगा आगे। अब देखो फ्रेमवर्क एक्टिविटी, अब ये देखो अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर क्या है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी #1, यानी कि ये फर्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी इस बॉक्स में चलेगी। अब फ्रेमवर्क एक्टिविटी #n, यानी कि कितनी फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो सकती है एज पर योर प्रोजेक्ट, कितनी भी हो सकती है ना? तो ये होता है, एंड यहाँ पे n तक है आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। दोनों भी ब्लॉक्स में सेम चीज है, हम एक ही ब्लॉक को समझेंगे अच्छे से। एंड आपको अब समझ में आ गया कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अब देखो फ्रेमवर्क एक्टिविटी, जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा वर्ड, कुछ भी नहीं है, ये एक मेजर स्टेप है, ठीक है? यानी कि बहुत सारे आपको स्टेप्स लेने होते हैं, बहुत सारे आपको चीजें करनी होती हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको लेना इंपॉर्टेंट है। हर एक्टिविटी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखा फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 है, देन n तक जाएंगी, तो हर एक्टिविटी के अंदर अलग अलग मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस हो रहे होते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन #1.1, ये कितना तक जा रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन #1.k, यानी कि कितने भी आपकी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एक्टिविटी में हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्टार्ट में हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं। अब कोडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप क्या करो, लेट से आप एक वेब पेज बना रहे हो, तो सबसे पहले आपने एक नैव बार बनाया, आपने फिर क्या किया, आपने साइड बार बनाया, आपने होम पेज डिजाइन किया, है ना? तो ये सब क्या चीजें हैं, ये आपके अलग अलग फेजेस हैं उस कोडिंग के, है ना? तो वो कोडिंग क्या हो गई, एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई। और उसके अंदर जो आप नैव बार बना रहे हो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन 1 हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन 2 आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आप लेट से आप साइड बार बना रहे हो, आप होम पेज बना रहे हो, आप मेन्यू जो है वो डिसाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी एक्टिविटी में आती हैं, और उसके अंदर कुछ कुछ जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन होते हैं। समझ में आ गई होगी बात? ओके। अब टास्क सेट्स होते हैं। अब टास्क सेट्स क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टास्क सेट्स लिखे हुए हैं मैंने, टास्क सेट्स। तो ये कुछ नहीं है, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन के अंदर बहुत सारे आप टास्क सेट्स कह सकते हो, यानी कि वर्क टास्क जो आपको करने हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, फर्स्ट आपका वर्क टास्क है, ये वाले ब्लॉक में देखो, ठीक है? आई विल जूम दिस। वर्क टास्क, अभी ये थोड़ी सी क्वालिटी जाएगी इसकी, लेकिन वर्क टास्क क्या है, जो एक्टिविटी आपको करनी है, आपको परफॉर्म करनी जरूरी है, ठीक है? तो उसको वर्क टास्क कहते हैं। वर्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस्ड हैं, लाइक आप ऐसे कह सकते हो कोड आप बना रहे हो, या फिर आप किसी कोई डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर रहे हो, तो वो वर्क प्रोडक्ट्स हो गए आपके। अब क्वालिटी अश्योरेंस पॉइंट्स क्या है, आपके जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो आपके अलग अलग स्टेजेस पे आप इंश्योर कर रहे हो कि ये इस स्टेज पे क्या है क्वालिटी, नेक्स्ट स्टेज पे क्या है। तो ये होते हैं क्वालिटी अश्योरेंस पॉइंट्स, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स तो आपको समझ में आ गया होगा, जो इंपॉर्टेंट आपके चेक पॉइंट्स हो जाते हैं डेवलपमेंट में, कि हाँ अब हमें एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, उसके बाद थोड़े वर्क के बाद आपको एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी मिल रही है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं। तो ये हो जाती हैं आपके टास्क सेट्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस इतना सिंपल सा था ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो कि दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, अब आपको याद भी हो गई होंगी चीजें, है ना? तो ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये डायग्राम के अंदर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सिंपल है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या करते हैं, हम उसको अलग अलग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। लेट से फर्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप फर्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी तो प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग में भी आप दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस देख रहे होगे, है ना? आप चाहे तो डिफाइन कर रहे हो क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको कोड किस तरह लिखना है, कहाँ लिखना है ना? तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। बाकी आपकी टेस्टिंग वगैरह, ये सब अलग अलग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है ना? हर एक्शन जो है वो फर्दर आपके टास्क सेट्स उसके अंदर होते हैं। समझ में आ गई? तो वो टास्क सेट्स अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में। चलो, तो ये बात हो गई आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको मैंने समझाई है। तो इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये जो है आपको आगे रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं जो मैंने आपको बताया। एंड देन अम्ब्रेला एक्टिविटीज में ये मैंने आपको बोला ना, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, छोटी छोटी चीजें जो है हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। देखो दो लोग हैं, एक डेवलपर है जो कि एक मतलब प्रोजेक्ट आपका डिजाइन कर रहा है बेसिकली, और एक है जिसको वो प्रोजेक्ट चाहिए।
तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमें यही तभी पता चलेगा ना कि वो जो आपका मतलब जिसको चाहिए मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको जो मेरा कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कैसा, लेट से आपको ऐप बनाना है तो आपको किस टाइप का ऐप बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें आप उसको रखना चाह रहे हो उसके अंदर, तो ये कम्युनिकेशन से पता चलती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका हमेशा फ्रेमवर्क एक्टिविटी में वो कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट चीज, ठीक है, अब वो जो कस्टमर है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के चला गया, लेकिन अब आपको प्लान करना है कि आपको कैसे हर चीज को हैंडल करना है, तो ये नेक्स्ट चीज आप करोगे, प्लानिंग। देन आपके पास है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या करते हो आप, एनालिसिस करते हो रिक्वायरमेंट्स की, है ना, क्या जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको आप अच्छे से समझते हो कि ये कैसे मैं कर सकता हूँ, डिजाइन करते हो, आप एक रफ बनाते हो। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे आप बोलो कि सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो डेफिनेटली कोड करना होगा आपको, देन टेस्ट करना होगा उस कोड को, देन एट लास्ट आप उसको डिप्लॉय करते हो। तो ये कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो कि मेजर एंड नॉर्मल जनरली यूज की जाने वाली फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं। तो फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड देन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखो, ये जो बीच बीच में है ये सब क्या है आपके, ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखो यहाँ पे आप देखो, यस, फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 ये प्लानिंग का हो गया। फ्रेमवर्क एक्टिविटी 2 आपका लेट्स से फर्स्ट कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग का हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके, और जो बीच बीच में और सारे आ रहे हैं ना, वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस है, जो बेसिकली एक्शंस आप उसके अंदर ले रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर, ये भी, अब ये चीज तो हमने फर्स्ट राइड में ही देख ली है। तो वही चीज है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। तो ये वही चीज है, ऑल्दो द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, मोस्ट सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी द कस्टम बिल्ड। तो सॉफ्टवेयर हर चीज में इंपॉर्टेंट है, मे बी आप एक हार्डवेयर भी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये चलो, ये तो आप लिख सकते हो अपने मन से। मोस्टली आपको अपनी बातें मन से ही लिखनी है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए खुद ब खुद पैराग्राफ बन जाएंगे एग्जाम में। तो प्लीज समझने की कोशिश करना। अब ये सॉफ्टवेयर मिथ्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। सॉफ्टवेयर मिथ्स के बारे में पढ़ते हैं। मिथ्स का मतलब क्या है, एक फॉल्स बिलीफ हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है किसी को, उसको मिथ बोलते हैं, है ना। तो मिथ अगर सॉफ्टवेयर मिथ के अंदर है तो हम कैसे बोलेंगे, सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर मिथ्स मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर के अंदर मिथ्स क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर मिथ्स हम कैसे कह सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है। तो ये कुछ कॉमन है, लाइक हम ऐसे कह सकते हैं डेवलपमेंट फील्ड के अंदर कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे कि मिथ मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो पुअर है बेसिकली। तो ये तभी होगा जब आपके पास जो है वो मिथ्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल से समझाऊंगी। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मिथ इज फेबल स्टोरीज, आपको पता है फॉल्स बिलीफ। ठीक है, इट इज द फिक्शन, इमेजिनेशन, चलो ये तो वो ये जो मैंने आपको समझा दिया। अब मेजर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मिथ्स आते हैं वो ये तीन है, मैनेजमेंट लेवल मिथ, कस्टमर लेवल मिथ और प्रैक्टिशनर या फिर डेवलपर लेवल मिथ। मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको इनको समझाती हूँ। अब मैनेजमेंट लेवल मिथ में क्या होता है, देखो ऐसा हो सकता है, ये मिथ हो सकता है कि आपके पास जो है ना लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, आपके पास एआई है, अब तो आपका प्रोजेक्ट सक्सीड होगा ही होगा। ये एक मिथ है ना, कि आपने जो है अभी तक कुछ किया नहीं है लेकिन आपको इतना पता है कि आपके पास टूल्स टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी खासी है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, तो अब जो है आपके पास क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो सक्सीड होना ही है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको विनिंग मिलना ही है। ऐसा ये मिथ हो सकता है, लेकिन रियलिटी क्या है, जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमें हेल्प तो करती हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रॉपर प्लानिंग पे डिपेंड करेगा, आपके एग्जीक्यूशन पे, या फिर आपका जो है आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो वो स्किल्ड टीम है, तब आपका सक्सेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाओ टूल्स टेक्नोलॉजीज पे तो आपका जो है ये बहुत बड़ा मिथ है। ये क्या है, मैनेजमेंट लेवल मिथ है। अब कस्टमर लेवल मिथ क्या हो सकता है, कस्टमर लेवल मिथ में हम कह सकते हैं कि भाई मैंने, आप क्या है कस्टमर हो, आप जो है सामने वाले के पास जा रहे हो जो कि डेवलपर है, आपको एक ऐप बनवाना है उससे। अब आपने जो है, आपका मिथ क्या होगा, आपके कस्टमर लेवल मिथ ये हो सकता है कि मैंने एक बार बता दिया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मुझे चाहिए अब तो वो डेवलपर मुझे बना के ही देगा। हाँ हो सकता है वो आपको कर दे अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही बहुत ज्यादा एडवांस्ड है तो वो जो है टाइम ले सकता है। रियलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो ओवर टाइम इवॉल्व होती है, धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं। अब देखो तो इंस्टाग्राम है या फिर कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लो, धीरे धीरे ही तो अपडेट होते हुए आज ये बना है। अगर आप उसको फर्स्ट साइट देखोगे तो वो कितनी मतलब अब तो हम उसको देखना भी नहीं चाहेंगे, है ना। तो
ओवर टाइम हमारा जो अपडेशन है या फिर डेवलपमेंट है वो होता है, ये रियलिटी है। लेकिन कस्टमर लेवल पर ये मिथ हो सकता है कि भाई मैंने जो बोल दिया, मैंने जो रिक्वायरमेंट सेट कर दी, अब तो उसको वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना ही करना है, ये मिथ हो सकती है। अब प्रैक्टिशनर या फिर डेवलपर लेवल मिथ में क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा लेट्स से कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर गया है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप लीड कोड और हैकर रैंक पे अगर आप कोड कर रहे हो, कभी कभी आपका जो है ना फर्स्ट जो आता है ना वो आपका बता देता है कि यस सक्सेस सबमिटेड, है ना। लेकिन जब आप उसके टेस्ट केसेस को जो आप रन करते हो तो कोई ना कोई टेस्ट केस रह जाता है। तो यही होता है मिथ। हमें क्या लगता है कि हमने अगर प्रोग्राम रन कर दिया, हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, मतलब कि ये बग फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई हिडन डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको बाद में समझ में आए, है ना। तो कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाता है या फिर रह सकता है, बेसिकली हम तो उसको क्या कहते हैं, एक मिथ हो जाता है। डेवलपर के अंदर ये भी मिथ होता है। एक और डेवलपर मिथ मैं आपको समझा सकती हूँ, एक मुझे अभी ध्यान में आया कि जब हमने कोड लिख दिया, एक बार कोड लिख दिया तो हमारी जॉब हो गई, है ना, माई जॉब इज डन। अगर आपका सिर्फ कोड लिखने का काम है तो ऐसा नहीं होता ना। हमें अगर रियलिटी में बात करें तो हमें टेस्ट भी करना होता है, उसको डीबग करना होता है, उसमें अपडेशंस लाने पड़ते हैं, मे बी हम उसमें मेंटेनेंस भी करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोड लिख दिया आपकी काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ मिथ्स हैं, वो मैंने मिथ्स पे अच्छा खासा टाइम देके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब क्राइसिस का मतलब चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्राइसिस क्या आ सकते हैं, वही चैलेंजेस जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त फेस कर रहे हैं, है ना। तो देखो आजकल की डिमांड बहुत है, आजकल लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, इंसान वहां पे रुकना चाहिए 2-3 मिनट देखने के लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर बने। तो अगर इतना अच्छी डिमांड है बेसिकली, तो आपकी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है उस सॉफ्टवेयर की, है ना। तो ये इश्यूज जो है ये क्या राइज करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं। तो देखो फर्स्ट क्राइस है आपका रनिंग आउट ऑफ टाइम। रनिंग आउट ऑफ टाइम यानी कि आपको डेडलाइन दी गई है, आपने अच्छे से प्लान नहीं किया, आपकी टीम ने उस हिसाब से वर्क नहीं किया, आपका एस्टिमेशन पुअर था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेडलाइन आप ऑब्वियसली मिस कर सकते हो, जिसके वजह से आपकी सॉफ्टवेयर क्राइसिस होती है, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ये हो गया फर्स्ट। फिर ओवर बजट हो सकता है, भाई आपका जो प्रोजेक्ट है आप जो बना रहे हो वो फाइनेंशियल लिमिट एक्सीड कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स उसमें आपने भर दी है, तो वो ओवर बजट हो जाता है। सॉफ्टवेयर इनएफिशिएंसी यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है बेसिकली वो आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है या फिर डिफिकल्ट है उसका मेंटेनेंस करना, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर इनएफिशिएंट हो जाता है। लो क्वालिटी, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया है वो कुछ ही मतलब कुछ ही चीजों का आंसर दे रहा है, बाकी चीजों में वो बग्स दिखा रहा है, डिफेक्ट्स दिखा रहा है, टेस्टिंग अच्छे से हुई भी नहीं है, तो ये लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। देन नॉट मी अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स, यानी कि नॉट मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने आपको अच्छा सा ऐप बनाने बोला था, आपने उसने जो फीचर्स बोले आपने ऐड नहीं किए, है ना। अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है आपकी, है ना, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अनसफिशिएंट आपका देखो नो इनफ डेवलपमेंट टीम, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट टीम है, यानी कि आपके पास अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, ये भी आपका जो है ना डिजाइन पुअर बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें भी आपके सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को ही ओवरकम करने के लिए आपके पास जो है अच्छे खासे प्रोसेस मॉडल्स हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या है, देखो हमें जो बेसिक याद रखना है हमारे दिमाग में वो ये है कि जो रीजन है इट ऑल एग्जिस्ट, मतलब आपको क्या बनाना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कीप इट सिंपल, देखो हमें कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी नहीं है। अब अगर आप देखो वेबसाइट्स को जाके तो वो सबसे अपने इनिशियल स्टेजेस में कैसी थी, तो आप पहले सिंपल चीज बनाओ ना, उसको फिर और एड ऑन्स करो तो एट लास्ट वो चीज कॉम्प्लेक्स बनती है ना। तो पहले जो है आपको उसको सिंपल ही रखना है, आपको मेंटेन करना है प्रोडक्ट को एंड प्रोजेक्ट विजन को। व्हाट यू प्रोड्यूस्ड अदर्स विल कंज्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। बी ओपन टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आपको सेट रखनी चाहिए अपनी। प्लान अहेड फॉर रीयूज एंड देन थिंक। तो ये सारी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप याद रख सकते हो। अब प्रोसेस मॉडल की नीड क्यों आई, है ना।
तो अभी तक के जो हमने मिथ पढ़े, अभी तक के हमने जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़े, उन सबको ओवरकम भी तो करना है ना। तो हर देखो ईच टीम मेंबर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड हाउ टू डू इट, है ना। तो ये अगर आपके पास एक प्रोसेस मॉडल है तो जो है आप अपने टीम के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हो, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बता सकते हो। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी भाई, एक जो है अगर आप वेब पेज बना रहे हो तो एक जो है वो सिर्फ लॉगिन पेज पे काम करेगा, एक जो है वो साइन अप पेज पे काम करेगा, एक बंदा साइड बार पे काम करेगा, एक बंदा नैव बार पे बात करेगा, एक बंदा है वो जो है सारे के सारे फोटोज जो इमेजेस मुझे यूज करने हैं उस पे काम करेगा। तो आपका काम जो है वो बट गया है। अब जो है आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, है ना। एक का लॉगिन पेज हो गया, ठीक है, अब इसको इंक्लूड कर दो अच्छे से, एक एक स्टेप जो है वो चल रहा है। तो ये इसके लिए क्या लगती है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखती है, ठीक है। तो ये है हमें नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है या फिर हमें हर स्टेप को कैसे कैरी आउट करना है, ये सब चीजें जो है प्रोसेस मॉडल की नीड है। हमें प्रोसेस मॉडल यूज करना है तभी जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो एक एफिशिएंट क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा। अब देखो फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, ठीक है। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है हमारे पास तो जो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जो हम परफॉर्म करेंगे टू डेवलप अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो उसको हम बोलते हैं जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। यानी कि अगेन आई एम टेलिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर 5 की फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है। देखो 5 जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। तो अभी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हमने देखा कितनी भी हो सकती हैं, तो मैंने जो बोला था मेजरली वो, तो वो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत इजी है, इन इन्हीं को आपको पूरे यूनिट में याद रखना है। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मैंने आपको बोला कस्टमर और डेवलपर के बीच में कोई डिस्कशन होना चाहिए, इनिशियल डिस्कशन। इससे आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंड करोगे आपकी जो आपका कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, आपके प्रोजेक्ट्स के आप गोल्स और एक्सपेक्टेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन में होती है। फिर प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, आप अच्छे से प्रोजेक्ट का स्कोप देखते हो, आप प्रोजेक्ट को देखते हो कि कितना टाइम लगेगा बनने में, फिर आप उसका कॉस्ट डिसाइड करते हो। तो ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। आप शेड्यूल करते हो कि हाँ आज के दिन में ये वाला पर्टिकुलर टास्क करूंगा अपने सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके बाद आप ट्रैक करते हो प्रोग्रेस, है ना। तो टू इंश्योर द टाइमली कंप्लीशन आप ट्रैक करते हो प्रोग्रेस। तो ये सब प्लानिंग में आता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो गया, प्लानिंग हो गई। मॉडलिंग। मॉडलिंग में आप क्या करते हो, मॉडलिंग में आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो, ठीक है। अलग अलग फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करते हो। यानी कि लेट से आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, आप यूएमएल डायग्राम्स बना रहे हो। अगर आपको यूएमएल डायग्राम्स के बारे में नहीं पता तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यूएमएल डायग्राम्स है, अल्गोरिदम्स है, तो ये सारी चीजें आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि एक प्रोग्राम लिखने से पहले हमें बोला जाता है कि फ्लो चार्ट बना लो और उसके एल्गोरिदम लिख लो, तो वैसे एक मॉडल बनाने से पहले आप मॉडलिंग करते हो। चलो अब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली आप कोड कर रहे हो, है ना, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को, लिख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं। याद रखो कोडिंग और टेस्टिंग ये दो चीजें आपकी कंस्ट्रक्शन में आती हैं। अब डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली आपने जो है टेस्ट कर लिया अपने सॉफ्टवेयर को, वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, तो अब आप डिप्लॉयमेंट पे आते हो। डिप्लॉयमेंट का मतलब कि अब जो है आप उसको डिलीवर करोगे अपने कस्टमर तक, है ना। और ऑब्वियसली सपोर्ट आप मेंटेनेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हो, फीडबैक लेते हो कस्टमर से, तो ये आ जाता है आपके डिप्लॉयमेंट तक। तो ये 5 चीजें आपको एंड तक याद रखनी है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जेनरिक प्रोसेस मॉडल की मतलब 5 बेसिक की फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो आपको याद रखनी है। देन यू हैव अ लीगेसी सॉफ्टवेयर। लीगेसी सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कुछ नहीं, देखो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत आउटडेटेड है या फिर ओल्ड है ना, जो कि मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजीज है उनको नहीं है उसके अंदर एडेड, बेसिकली जो चाहिए मुझे वो है ही नहीं। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर का मतलब जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो उसका डिजाइन है वो बहुत ज्यादा पुराना है या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई है उसकी, एंड बहुत सालों से इसको यूज कर लिया है ना। तो मतलब यूज में है आज भी, लेकिन मतलब उसको रिप्लेस कर दिया है। लेट्स से कि अभी जो है गूगल की वेबसाइट कैसी है और पहले उसकी जो गूगल की वेबसाइट है जो फर्स्ट टाइम आई हुई थी, वो आप जाके गूगल पे अभी भी सर्च कर सकते हो, यू विल गेट दैट, है ना, जो इमेजेस हैं उसकी। तो वो क्या है, एक आउटडेटेड है सॉफ्टवेयर जो कि अब यूज नहीं किया जाता, है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, लेगेसी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड इश्यूज क्या आते हैं लेगेसी सॉफ्टवेयर के अंदर, डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए, कंपैटिबल नहीं होता मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के। अगर आप देखो तो अगर आप पुराना विंडोज भी
यूज कर रहे हो तो उसमें मॉडर्न चीजें, मॉडर्न एडवांस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं हो सकते डाउनलोड। तो ये सारी इश्यूज जो है हमें इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने अभी आपको बोला ओल्ड विंडोज जो एक्सपी बेस्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम में यूज होता है, तो वो आज भी कुछ फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है, लेकिन अगेन हम उसको बोल सकते हैं ये क्या है, एक लेगेसी सॉफ्टवेयर है। और एक अगर मैं बताऊं तो कोबोल बेस्ड आप बैंकिंग सिस्टम जो है ना, ये भी आपका एक लेगेसी सॉफ्टवेयर है जो कि आज भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज किया जाता है। अब वो क्यों यूज कर रहे हैं भाई, उनका खुद का रीजन हो सकता है, उनका डेटाबेस उसके अंदर हो सकता है, या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज भी लेगेसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो उसको ओल्ड नहीं बोला जाता या आउटडेटेड नहीं बोला जाता, उसको एक मॉडर्न टर्म दे दिया है, लेगेसी सॉफ्टवेयर। आई होप ये भी आपको टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस फ्लो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इमेज आपको दिख रही है ये दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्लोज बता रहा है। एक है लीनियर प्रोसेस फ्लो एंड एक है आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो। तो लीनियर प्रोसेस फ्लो क्या है, एक सिंपल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करता है, जो कि 5 हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को समझा, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। तो एक के बाद एक, पहले कम्युनिकेशन किया, ठीक है, फिर प्लानिंग की, ठीक है, फिर मॉडलिंग पे आ जाओ, फिर कंस्ट्रक्शन कर दो, फिर डेवलप डिप्लॉयमेंट कर दो। ये एक लीनियर प्रोसेस फ्लो है जो कि एकदम सिंपल भी है एंड कंप्लीट। देखो इसमें क्या है, एक चीज, एक फेज खत्म होगा तभी आप दूसरे फेज पे जा सकते हो, और दूसरे फेज पे आप पहुंच गए तो बैकवर्ड एरो नहीं है, फॉरवर्ड एरो ही है। यानी कि आप प्लानिंग तक आ गए, लेकिन अगर आपको बात करनी है अब तो नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन वाला फेज हो चुका है, तो कम्युनिकेशन वाला फेज जब तक है तब तक ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आगे प्लानिंग के बाद आप जो है आपको फिर मॉडलिंग ही करनी है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड फिर डिप्लॉयमेंट। आप वापस से कम्युनिकेशन पे नहीं आ सकते, या फिर आप डिप्लॉयमेंट पे पहुंच गए वापस से कंस्ट्रक्शन पे या मॉडलिंग पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये होता है लीनियर प्रोसेस मॉडल। एंड इसके क्या डिसएडवांटेज है मैंने बता दिया आपको, कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, आपको डिफिकल्ट है चेंजेस करना उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है लीनियर प्रोसेस फ्लो। आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो कैसा है, देखो आप देख सकते हो कि आपके पास बैकवर्ड्स एरो आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपने कम्युनिकेशन पे आप प्लानिंग तक चले गए, लेकिन आपको फिर कोई डाउट आया, आप फिर से आप कस्टमर के पास चले गए, कम्युनिकेशन कर लिया। तो ये जो है ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल है ना, आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, फीडबैक के ऊपर आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, आप फिर से प्लान कर रहे हो, फिर से आपको जो है आप कम्युनिकेशन फेज में जा रहे हो, आप मॉडलिंग कर लिए फिर से आप जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे इटरेशंस एक बार में कर रहे होते हैं एंड इसके लिए हमें ज्यादा प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस फ्लो के बारे में। फिर होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसके अंदर जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो रिपीटेड तो होती हैं, लेकिन एक सर्कुलर मैनर में। यानी कि देखो यहाँ पर एक ही फ्लो में चल रहा है, डिप्लॉयमेंट के बाद आप वापस से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो है एक टाइम पे आपने डिप्लॉयमेंट कर लिया, अब क्या कर सकते हो आप वापस से, अगर आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया एंड कस्टमर तक आपने पहुंचा दिया अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया या फिर कुछ रिक्वायरमेंट और उसने सेट कर दी, तब आप क्या करते हो, फिर से कम्युनिकेशन फेज में जाते हो कि भाई क्या हो गया था, क्या और एड ऑन करने हैं, फिर आप उसके बारे में प्लान करते हो, फिर मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर आप उसको दिखाते हो देखो ये किया। जैसे आप होमवर्क करते हो, छोटे थे हम तो थोड़ा थोड़ा लिख के वापस से मम्मी के पास या टीचर के पास, देखो मम्मी मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो ये वो उस टाइप का कोई प्रोसेस फ्लो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक सर्कुलर मैनर में क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ओके, देन वी हैव अ पैरेलल प्रोसेस फ्लो। अब पैरेलल प्रोसेस फ्लो के अंदर हमारे पास टीम होना जरूरी है। टीम होना क्यों जरूरी है, देखो कुछ सेट ऑफ थिंग्स है, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज आप कर रहे हो, है ना, तो ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है। यानी कि कोई प्लानिंग कर रहा है, मतलब कोई कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग कर रहा है, उसके बाद कोई मॉडलिंग करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, देन कोई डिप्लॉयमेंट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी एक साथ चल रही होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पैरेलल प्रोसेस फ्लो बोलते हैं। इसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होता है। एडवांटेजेस क्या है, देखो ये आपका टाइम टू मार्केट जो है वो रिड्यूस करता है, आप अच्छे से बना सकते हो जल्दी से, इंप्रूव करता है आपकी टीम की एफिशिएंसी, है ना। एंड ये सारी चीजें हो गई। चलो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन और प्लानिंग वाले फेज में है एंड दूसरा मॉडलिंग करने चला गया, मतलब कि बहुत ज्यादा एरर्स के चांसेस हैं। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं इसका आपको दूं तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, जो कि आपका आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो फाइनलाइज कर रहा है डिजाइन,
लेकिन जो ग्राउंड वर्क है वो पहले से ही स्टार्ट कर दिया, तो उसमें इशू आ सकता है कि हमने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया एंड नाउ यू आर चेंजिंग योर डिसीजन। आर्किटेक्चर तो कुछ भी कर सकता है, तो ये जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं जो कि पैरेलल प्रोसेस फ्लो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। ओके, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स, जिसके अंदर आपके पास है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, देन वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, देन वी हैव इवैल्यूएशनरी प्रोसेस मॉडल। तो यही मेन है एंड इनको हम समझेंगे अच्छे से। तो चलो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है इसके अंदर। तो अगेन मैं बोलूंगी थोड़ा सा ध्यान जो है अपना फोकस अब बढ़ा लेना, बोरिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा टाइम पास करके आ जाओ एंड वापस से ये जो प्रोसेस मॉडल्स हम पढ़ लेंगे। चलो, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या है, ये देखो एक फ्रेमवर्क, ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है ना प्रोवाइड करता है। एंड जो ब्रॉड फ्रेमवर्क बेसिकली हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड अलग अलग एक्टिविटीज इसके अंदर होती है, तो वो हम देखते हैं। देखो की कंपोनेंट्स है यहाँ पे, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल हैज डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी। सबसे पहले हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो है वो डिफाइन कर देंगे, यानी कि हमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें कब कब कॉन्टैक्ट करना है अपने कस्टमर को। हम हर वक्त कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे तो वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो हमें जैसे कि हम फोन से कर रहे हैं या ईमेल से कर रहे हैं, तो हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सब चीजें। देन गैदर करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन अपना बना रहे हैं। देन रिव्यू करवा रहे हैं अपने एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने जो सेट करी है, वो जो हमारा कस्टमर है हम उससे क्या करवा रहे हैं, मतलब जैसे कि स्टैक होल्डर इधर लिखा है, स्टैक होल्डर वही है जिसकी चीज हम बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा की कस्टमर है, ठीक है। तो बेसिकली वो चीजें ये आपके डिफाइन के अंदर आ जाती हैं, डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी। क्लियर है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी तो इतना इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। देन इसके बाद आइडेंटिफाइंग अ टास्क सेट। अब टास्क सेट क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो देखो आइडेंटिफाइंग अ टास्क सेट, इसके अंदर ओके, टास्क सेट क्या है, एक एक्चुअल लिस्ट ऑफ वर्क है टू बी डन टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन। इनके आप पहले से डिफाइन कर दे रहे हो क्या क्या काम हमें करना है। एक सिलेक्शन हम करेंगे टास्क सेट का डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, या फिर जो आपका प्रोजेक्ट का नेचर है उस हिसाब से हम जो है टास्क सेट एक एक टीम मेंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टास्क सेट समझना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज है। देन वी हैव प्रोसेस पैटर्न्स। प्रोसेस पैटर्न्स मतलब हम अपने सोल्यूशंस प्रूव कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉब्लम जो जैसे कि आपके पास एक कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो वो हम प्रूव कर रहे हैं, सोल्यूशंस उसके निकाल रहे हैं एंड इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क फ्लो को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी को। तो ये सब जो है आपके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर वर्क करता है। तो बस ये तीन चीजें हैं जो कि आपको जेनेरिक प्रोसेस मॉडल के अंदर याद करनी है। फर्स्ट इज द डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी, देन आइडेंटिफाइंग अ टास्क सेट एंड देन प्रोसेस पैटर्न्स। ठीक है, इसके अंदर अभी तक हमने कुछ किया क्या, नहीं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। इफ अ प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स देन गो फॉर इंसेप्शन, इलेबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन। एक एक मैं आपको बता दूं। तो देखो इंसेप्शन क्या होता है, देखो आपकी इनिशियल प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो उस आइडेंटिफिकेशन को हम इंसेप्शन कहते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई इनिशियल प्रोजेक्ट स्कोप। क्लियर। देन इलेबोरेशन का मतलब आप डिटेल कर रहे हो, डिटेलिंग दे रहे हो, हर एक रिक्वायरमेंट्स पे आप अच्छा खासा डिटेल अपना डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, जाने आप कुछ कर रहे हो लेकिन डिटेलली आप एक एक रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो। देन नेगोशिएशन, यानी कि आप जो है अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस अलाइन कर रहे हो, ये आपके किसके अंदर आ जाता है, नेगोशिएशन के अंदर आ जाता है। फिर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब कि आप जो है डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप अच्छे से अपना जो है जो भी आपने बनाया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उनको अच्छे से लिख रहे हो या फिर फॉर्मली उसको मेंटेन कर रहे हो, दैट कम्स अंडर योर स्पेसिफिकेशन। देन वैलिडेशन का मतलब क्या है, आप जो करेक्टनेस है या एक्यूरेसी है, फिजिबिलिटी अपने प्रोजेक्ट की वो आप इंश्योर कर रहे हो। सो दिस कम्स अंडर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोजेक्ट तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 3 चीजें जेनरिक प्रोसेस मॉडल के अंदर होती हैं, आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी डिफाइन करना, देन टास्क सेट आइडेंटिफाई करना, देन प्रोसेस पैटर्न्स। आई होप इट वाज क्लियर। नाउ प्रिस्क्रिप्टिव, देख लो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल ये क्या है। सो दिस प्रोसेस मॉडल डिफाइंस प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ प्रोसेस एलिमेंट्स एंड अ प्रेडिक्टेबल प्रोसेस वर्कफ्लो। देखो बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है ना, हमने उधर देखा था अभी पहले क्या
तीन चीजें थी, क्या थी? डिफाइनिंग अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी, देन आइडेंटिफाइंग टास्क सेट एंड देन आपका प्रोसेस पैटर्न्स। अब प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल के अंदर चार चीजें आ जाती हैं। कौन सी चार चीजें? देखो, पहले तो आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ही हो गई, जिससे ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट है, आपको प्री डिफाइंड ऑर्डर पता होगा कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, दैट्स ऑल। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, ये सेकेंड चीज है, यानी कि हर एक्टिविटी उसके साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टास्क जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। देन टास्क सेट, टास्क सेट का आपको मतलब पता है कि आप एग्जैक्ट वर्क जो आपको करना है आपके प्रोजेक्ट गोल्स को मीट करने के लिए, वो आप डिफाइन करोगे उस पर्टिकुलर टास्क सेट में। देन अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी इसमें क्या है, आप मॉडल को डिफाइन मतलब कस्टमाइज कर रहे हो, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, कितनी टीम आपको लगेंगी, क्या मतलब आपको टीम मेंबर्स रखने हैं, और एनवायरनमेंट क्या है, वो सब चीजें। तो ये आपको यहाँ पे जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यही चीजें मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को इन अ सर्टेन ऑर्डर। देन प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी विद सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, वो आपके किस में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, मैंने आपको बताया। देन ईच एक्शन इन टर्म्स ऑफ अ टास्क सेट, मैंने आपको बोला टास्क सेट जो है वो आपको यहाँ पे बताना होता है, विच आइडेंटिफाइज एंड वर्क टू बी अकॉम्प्लिश टू मीट द गोल्स। देन resultant process model, it should be adopted to accommodate the nature of a specific project, people doing work and work environment, ठीक है। तो ये adoptability के अंदर आ जाता है। आई होप ये चार चीजें प्रिस्क्राइब प्रोसेस मॉडल की आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखो फ्लो चार्ट है, ये आपको बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर्ड और आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो इसमें सबसे पहले देखो तो आप क्या होता है, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर सॉरी वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हम पहले पढ़ेंगे, ये क्या है, एक लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच, मतलब जहाँ पे हर फेज जो है बेसिकली, जैसे कि रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन हो गई, डेवलपमेंट टेस्टिंग वगैरह हो गई, एक एक करके हम देखेंगे। चलो यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आपका पहले तो वाटरफॉल मॉडल हम देखेंगे, जो कि आपके प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल के अंदर आता है। देन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल होता है, जिसके अंदर दो चीजें हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल और रैड मॉडल। देन आपके पास है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, जिसमें आप प्रोटोटाइपिंग है, आपके पास स्पाइरल मॉडल है और कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं नोट से बढ़ा देती तो बहुत ईजी जाता, लेकिन अगेन वो नोट्स मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं तो वो 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये पीपीटी रिवाइज करने में आपको 5 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको स्क्रॉल करने में ही। लेकिन ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी थिंग ओवर हियर। अब जैसे कि पहला मैंने आपको बोला वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर सिक्वेंशियल अप्रोच होती है। अब आपको पता है सिक्वेंशियल अप्रोच क्या है, एक क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल इसको बोला जाता है। ये भी वर्ड्स याद रखना, ठीक है, क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल, इसको याद रखना कि वाटरफॉल मॉडल को बोला जाता है। अब ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो को फॉलो करता है हर फेज। जैसे कि हमने कहाँ पे देखा था, हमने लीनियर प्रोसेस फ्लो के अंदर देखा था कि एक फेज के बाद, यानी कम्युनिकेशन के बाद ही प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद ही मॉडलिंग है, मॉडलिंग के बाद ही आपका जो है कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ही डिप्लॉयमेंट है। तो ये ऐसे कुछ फेजेस हैं जो कि आपके वाटरफॉल मॉडल के अंदर इंक्लूडेड है। तो वो कौन से फेजेस हैं, देखो सबसे पहले तो आपकी फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, है ना। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल स्टार्ट विथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि आप कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो आपकी जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है उन्हें। देन उसके बाद आपका क्या है, सेकंड फेज है आपका एनालिसिस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देन प्रोग्रेसेस थ्रू एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आप अंडरस्टैंड करते हो अपने सिस्टम को, है ना। देन डिजाइन करते हो, आप डिजाइन के अंदर आप क्रिएट करते हो अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को, डिजाइन करते हो बेसिकली उसे। फिर कोडिंग है, कोडिंग पता है, टेस्ट करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर को, वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एंड देन आप उसको मेंटेनेंस, यानी कि आप अपडेट करते रहते हो उसको। जो इश्यूज आपको बाद में नजर आ रहे हैं डिप्लॉयमेंट के बाद, आप उसको मेंटेन करते रहते हो, फिक्स करते रहते हो। तो ये आपकी कितनी 6 चीजें हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो ये 6 चीजें आपकी किसमें आती हैं, वाटरफॉल मॉडल के अंदर। अब इसके अंदर भी, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये चीज आपको एंड तक याद रखनी है, आपके 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो कि है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, आपके प्रोजेक्ट इनिशिएशन आ जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ जाएगी। सेकंड में आपकी प्लानिंग आएगी, प्लानिंग में आपका क्या करते हो, आप शेड्यूल करते हो, आप अपना प्रोसेस ट्रैक करते हो, एस्टिमेट करते हो, ठीक है। देन यू हैव मॉडलिंग, मॉडलिंग में आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, डिजाइन करते हो।
कंस्ट्रक्शन के अंदर आप कोडिंग और टेस्टिंग करते हो। कंस्ट्रक्शन का तो सबको याद रहना चाहिए, कोडिंग और टेस्टिंग। और डिप्लॉयमेंट में ऑब्वियसली डिलीवर करते हो, सपोर्ट अपना जो है वो दिखा रहे होते हो। तो ये एक ट्रेडिशनल आप इसको अप्रोच कह सकते हो, एंड ये वाटरफॉल मॉडल को आपको बनाना है, एंड इसी वे में आपको बनाना है। अब ये वाटरफॉल लग रहा है ना आपको, तो वाटरफॉल की तरह ही बनाना है। एंड ये याद रखो, हमेशा एक एरो जो है वो कहीं पर भी आपको रिपीट नहीं करनी है। यही इसकी स्पेशलिटी है कि एक लीनियर प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, तो ये था। देखो यही सब की यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया, इन्हीं सबको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है, आप पहले वाटरफॉल मॉडल को बताओगे, उसके फेजेस बताओगे, देन आप ये डायग्राम दिखाओगे, एंड देन हर जो फेज है यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करोगे। कौन से फेज है मैंने आपको बताए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड आई होप कि ये सब तो आप खुद से लिख भी सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन डू फ्रॉम दिस। ओके, यस, यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ड्रॉबैक्स के अंदर आपकी क्या है, डिफिकल्ट टू फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो। ऑब्वियसली देखो, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग के बाद आप मॉडलिंग तक तो आ गए, लेकिन अगेन यू आर थिंकिंग कि एक बार कम्युनिकेशन हो जाए तो बेटर रहेगा। तो यू कैन नॉट गो अगेन ऑन द कम्युनिकेशन फेज, क्योंकि आप कम्युनिकेशन पे जाओगे, फिर से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर से आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू डू टिल डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट के बाद ही यू कैन डू द कम्युनिकेशन। दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो हमारे पास डिफिकल्ट है सिक्वेंशियल फ्लो को फॉलो करना। Then you have the requirement analysis. It is done initially, and sometimes it is not possible to state all the requirements explicitly in the beginning, है ना। हमेशा ऐसा हो सकता है, कस्टमर कुछ ना कुछ तो भूल जा सकता है ना, हमें ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि पहले ही आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाए, तो ये भी एक जो है ड्रॉबैक हो सकता है। कस्टमर कैन सी वर्किंग मॉडल ओनली एट द एंड, है ना, आप बीच कुछ में नहीं दिखा सकते हो कि ये प्रोग्रेस हुआ है। सो दिस इज द थिंग जो कि वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं। देन वी हैव इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल इस ये आपका सेकंड मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास रैड इसका एग्जांपल होता है, तो रैड मॉडल भी इसके अंदर देखेंगे हम। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल क्या है, ये अगेन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच ही है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर को मतलब हमारा जो सिस्टम है उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट्स हम क्या बोलते हैं, इनको इंक्रीमेंट्स बोलते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने मॉडल को बना रहे हैं, एंड देन ऐसा नहीं है जैसे वाटरफॉल मॉडल, पहले ही हमने मॉडल बना लिया, एंड देन मतलब पहले रिक्वायरमेंट्स ले ली, कम्युनिकेशन कर लिया, और फिर एट लास्ट डिप्लॉयमेंट करने के बाद ही जो कस्टमर है उसको वो मॉडल नजर आ रहा है। ऐसा नहीं, हम छोटे छोटे मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, पार्ट्स में अपने प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या फेजेस हैं इसके अंदर, तो 4 फेजेस हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट, बस ये 4 चीजें हैं। एनालिसिस में आप अंडरस्टैंड करते हो रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन में आप सिस्टम आर्किटेक्चर करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, कोड में आप इंप्लीमेंट करते हो, है ना, अपने जो डिजाइन फीचर्स आपने सोच के रखे हैं वो आप इंप्लीमेंट करते हो, और ऑफ कोर्स टेस्ट में आप वेरीफाई करते हो अपनी फंक्शनैलिटी को, है ना। तो ये 4 चीजें बस आपको याद रखनी है। अब देखो हर मॉडल में आपको यही चीजें हैं जो आपकी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला इंक्रीमेंट्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में आप कर रहे हो ना। देखो इंक्रीमेंटल मॉडल डिलीवर सीरीज ऑफ रिलीजेस टू द कस्टमर, आप छोटे छोटे कर रहे हो तो वो रिलीजेस को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट में आपने कुछ एक लॉगिन पेज बना दिया, तो वो आपने भेजा कि देखो लॉगिन पेज ऐसा दिख रहा है, तो अगर कोई एक्सपेक्टेशन और होगी कस्टमर की तो वो ऐड ऑन कर देगा, एंड देन यू कैन ऐड दैट थिंग इनटू दैट। तो ये हो जाता है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज द कोर प्रोडक्ट, है ना। इन दिस रिलीज बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इंक्रीमेंट्स में दिखाते हैं अपना। ये देखो ये फ्लो चार्ट है इंक्रीमेंटल मॉडल का। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एक करके, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पे देखो ये इंक्रीमेंट 1 है, ये इंक्रीमेंट 2, एंड देन यहाँ से इंक्रीमेंट n तक, यानी कि देखो ए बी सी डी ई, ई है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें वही है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, है ना। मेरी बात याद आ गई होगी आपको कि मैंने आपको बोला था ये चीजें आपको याद रखनी है टिल द एंड ऑफ यूनिट। तो ये चीजें आपको हर मॉडल में एक्सप्लेन करनी है। तो ये सारी चीजें आपने पहले एक इंक्रीमेंट बनाया, उसके अंदर ये आपने पांचों भी स्टेप्स फॉलो किए, है ना। तो वो इंक्रीमेंट आपने दिखा दिया अपने कस्टमर को, उसके बाद उसने कोई और रिक्वायरमेंट सेट करी, तो आपने वापस से दूसरा इंक्रीमेंट दिया जो कि एक अपडेटेड था। तो ऐसे अपडेटेड अपडेटेड होते होते एक आपका अच्छा सा जो है पूरा प्रोफेशनल मॉडल बनता है। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर, ये है आपका रैड मॉडल। रैड मॉडल यानी कि रैड को बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ठीक है, रैड का फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉरी। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल ये क्या है, आपकी आइटरेटिव जो आइटरेटिव मैंने आपको बोला ना, आइटरेटिव कहाँ देखा था आपने, देखो अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ।
याद हो जाएगा आपको, आइटरेटिव यानी कि दिस वन, आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस फ्लो क्या करता है, वो फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है, रैड फॉलो करता है। ठीक है, यस दिस। तो हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, आइटरेटिव। ठीक है, इसके अंदर आइटरेटिव मेथोडोलॉजी जो है वो फॉलो हो रही है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम एट लास्ट नहीं दिखाते, ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट करके तो मिल ही जाएगा, लेकिन छोटे छोटे फेजेस में भी स्टिल भी जो कम्युनिकेशन है वो हम अपना बरकरार रखते हैं। फर्स्ट चीज जो मैंने बोला, कम्युनिकेशन होगा। तो इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं, स्टैक होल्डर यानी कि जो कस्टमर है हमारा, उसके साथ डिस्कस करते हैं सारी एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स। देन उसके बाद हम प्लान करते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट का स्कोप है, रिसोर्सेज है, टाइमलाइन वगैरह है, वो सब हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और रैड के अंदर तो स्पेसिफिकली 60 to 90 डेज की हमारी जो यूजुअली प्लानिंग होती है। क्लियर। अब मॉडलिंग की बात करें तो हर टीम अलग अलग, लेट्स से एक टीम मॉडलिंग पे काम कर रही है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन पे काम करेगी एंड देन वो डिप्लॉय कर देगी। दूसरी टीम भी मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है, तीसरी यानी कि ये टीम 1, टीम 2, टीम एन। पहले हमने ये वाला मॉडल दिखाया जो कि एक कोर आप बेसिक बता सकते हो, है ना। उसके बाद कस्टमर ने कुछ फीडबैक दिया, फिर हमने वापस से उस पे काम किया, तो दूसरी टीम ने उस पे काम किया, या फिर वही टीम भी काम कर सकती है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, ये पहले एक पूरा दे दिया, उसके बाद कुछ जो रिक्वायरमेंट्स आई, जो फीडबैक मिला, उससे फिर से काम किया, फिर से मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट किया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार एंड एट लास्ट जो अपडेटेड है, जो कि प्रोफेशनल मॉडल है, वो हम क्या दे दे रहे हैं, उसको डिप्लॉय कर दे रहे हैं, है ना। तो एट लास्ट जो है हमारा कस्टमर खुश हो जाएगा, बहुत सारे अप्रोचेस के बाद वो हमारा कस्टमर खुश हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है, एंड ये जो मैंने मेंशन किया था आपको, तो ये क्या है, इन विच एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। तो जल्दी जल्दी जो है हम अपना अपना काम जो है कस्टमर को दिखाते रहेंगे, तो कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, एंड उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम सेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एंड जो मैंने आपको बताया बेसिकली वही है यहाँ पर लिखा हुआ। कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि है, इट रिक्वायर्स मल्टीपल टीम्स, अलग बहुत सारी टीम्स पे हमें जो है काम करना पड़ेगा उनके साथ, है ना। एंड दिस मॉडल रिक्वायर्स हेवीली कमिटेड डेवलपर एंड कस्टमर्स, जो कि ऑब्वियसली जल्दी जल्दी काम करें एंड बेसिकली रैड प्रोजेक्ट को फेल ना करें, है ना। तो ये होता है, एंड प्रोजेक्ट यूजिंग रैड मॉडल्स रिक्वायर्स हैवी रिसोर्सेज। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे रैड मॉडल के। हमें क्यों चूज करना चाहिए, कब चूज करना चाहिए, इंक्रीमेंटल मॉडल, कुछ मेरिट्स हैं, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इवोल्यूशनरी मॉडल। तो इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है, सो व्हाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इट इज ऑफन नीडेड टू मेक मॉडिफिकेशंस इन अर्लियर डेवलपमेंट फेजेस और टास्क सेट। if development process is linear या फिर straight line, then the end product will be unrealistic. in such cases iterative approach needs to be adopted, and ये iterative model क्या कौन यूज करता है, हमारा evolutionary model। अब तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि iterative flow को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो that we are using in evolutionary process model, we are also using in the previous model, लेकिन इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, पूरा इटरेटिव अप्रोच नहीं है वो। क्यों, क्योंकि हम वापस से मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट। देखो मैं वापस दिखाती हूँ, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये तीन तो हमें करना ही करना है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग करना ही करना है। तो एक ये चीजें हैं जो कि फॉलो करनी है, हम इसमें कहीं पर आइटरेटिव नहीं कर सकते, यानी कंस्ट्रक्शन के बाद मॉडलिंग नहीं कर सकते, ये चीज नहीं है, जो कि आपकी कंप्लीटली किसमें है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर है। इसमें आती है फर्स्ट चीज जो कि है आपकी प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, इसके अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर टू विजुअलाइज अ फंक्शनैलिटी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर्स टू बिल्डिंग द एप्लीकेशन प्रोटोटाइप, जो कि डिस्प्ले कर रहा है हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट अंडर डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, अगेन आई विल से, अगर यू हैव पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन्स एंड ऑल, यू विल हैव दैट नॉलेज ऑफ प्रोटोटाइप एंड ऑल। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, कुछ भी नहीं, आपको पता है, आपको फ्यूचर इसके अंदर चीजें करनी है, अभी आपका ये फाइनल मॉडल नहीं है, लेकिन अभी तक आपने जो किया है वो आप डिस्प्ले कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो ये क्या है, एक क्विक डिजाइन है, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, फर्स्ट आपको एक क्विक डिजाइन क्रिएट करना है, और प्रोटोटाइप आप डेवलप कर रहे हो तो आपको उसको यूजर्स को प्रेजेंट भी करना होता है। ठीक है, आप अगर हैकाथॉन में हो, आप 2-3-4 दिन की आपकी हैकाथॉन है, तो फर्स्ट डे पे आपके पास ज्यूरी आएगी एंड वो आपसे पूछेंगे कि क्या है, आपने क्या बना लिया अभी तक, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना दिखाने के लिए, तो वो जो दिखा रहे हो आप, आपके पास जो है वो क्या है, आपका प्रोटोटाइप। ठीक है, तो देन सेकेंड डे पे आपके पास अच्छा अपडेटेड प्रोटोटाइप होगा, एंड फाइनल डे पे आपके पास फाइनल मॉडल होगा। फाइनल डे पे आप प्रोटोटाइप नहीं बोलोगे उसको, क्यों, क्योंकि आपने फाइनल बना दिया उसको, एंड आगे
आपके उसके अंदर कोई एडवांसमेंट्स नहीं है। फ्यूचर स्कोप अलग चीज है, लेकिन उस वक्त जो आपको हैकाथॉन में उस चीज को बनाना है, वहां तक आप जो है वो आपका एंड प्रोडक्ट है। तो प्रोटोटाइप आप तब बोलोगे जब आपके पास उसके अंदर आपके पास अभी टाइम है एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो आई होप दिस इज द थिंग यू हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। ये है, देखो आपके पास क्विक प्लान होता है, मॉडलिंग को डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वापस से नेक्स्ट डे आपके पास आप कम्युनिकेशन करोगे, क्विक प्लान बनाओगे एंड देन दिस थिंग गोज ऑन, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइपिंग हो गया। क्यों चूज करना चाहिए, क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो बिल्कुल जरूरी नहीं है जो पीपीटी में स्लाइड्स में वही आपको लिखना है, आप अपना दिमाग चलाओ। आपको जितना आप इसके अंदर जो है अपने एलाबोरेट कर सकते हो, जैसे कि हम एसेज लिखते हैं ना, तो आप जितना कर सकते हो आप उतना करो इसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट मॉडल था प्रोटोटाइपिंग, देन वी हैव स्पाइरल मॉडल। तो इसको देख के ही आपको स्पाइरल मॉडल समझ में आ गया होगा। स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेशन से, देन वी आर गोइंग टू प्लानिंग, देन मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन, देन डिप्लॉयमेंट, अगेन कम्युनिकेशन। तो इसमें कहीं पर आप रिपीट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्पाइरल देख के आपको क्या याद आ रहा है, धीरे हम क्या कहते हैं, ये ऐसा स्पाइरल वाला क्या होता है, हमारे पास क्रैकर्स भी होते हैं, है ना। तो ये देखो ये कभी रोटेट नहीं होगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अगेन ये क्या है, इवोल्यूशनरी मॉडल ही है आपका, ठीक है। कम्युनिकेशन है इसके अंदर, आपको पता है। अब देखो, अब मुझे नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन में, प्लानिंग में, इन सब फेजेस में आप क्या कर रहे हो। अब आप बहुत क्लियर हो गए होगे इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो हर स्पाइरल लूप में आप क्या कर रहे हो, एक नया आइटरेशन दे रहे हो, है ना। एक स्पाइरल लूप में हमने बेसिक मॉडल बना लिया, देन उसके बाद हमने हमारी वापस से डिस्कशन हुआ, हमने और एडवांसमेंट्स की, हमने फिर और एडवांसमेंट की, एंड एट लास्ट हमारा जो है पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो गया। सो दिस इज नथिंग बट अ स्पाइरल लूप, जो कि आपको स्पाइरल मॉडल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी काफी एडवांटेजेस भी हैं, एंड कब इसको यूज करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो भी यहाँ पर आगे मैंने लिखा हुआ है। तो ये देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यूजुअली देखो मोस्टली 6 टास्क रीजन्स होते हैं, इससे ज्यादा हम अपने जो ये चक्रा है ना इसको नहीं घुमाएंगे। मोस्टली एट मोस्ट हम 6 टास्क रीजन्स को रख रहे होते हैं अपने स्पाइरल मॉडल के अंदर। अब ये एक इंक्रीमेंटल वर्जन ही है हमारे सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर हम आइटरेटिव अप्रोच नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इंक्रीमेंटल वर्जन है। आइटरेटिव कब हो रहा है, कम्युनिकेशन डिप्लॉयमेंट के बाद। डिप्लॉयमेंट के बाद हम वापस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एक ही फेज में क्या हो रहा है, आइटरेटिव फेज जो है वो फ्लो जो है वो फॉलो हुआ है, लेकिन बाकी में नहीं हो रहा है। बाकी ये देखो, स्पाइरल मॉडल जो है यूज किया जाता है लार्ज स्केल सिस्टम्स के अंदर, कस्टमर डेवलपर आइडेंटिफाई रिस्क इन ईच लेवल, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकते हैं, दिस कैन बी मेड एट एवरी स्टेज, है ना। एंड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि हम ऑफकोर्स कम्युनिकेशन के बाद ही, डिप्लॉयमेंट के बाद ही कम्युनिकेशन कर पा रहे होंगे, सो दैट इज द डिसएडवांटेज। रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हम कर सकते हैं जब तक पूरा मॉडल नहीं बन जाता। सो दैट वाज द थिंग ऑफ स्पाइरल मॉडल, ठीक है। ओके, नाउ कॉनकरेंट डेवलपमेंट मॉडल। कॉनकरेंट डेवलपमेंट मॉडल भी आपका किस में आता है, इवोल्यूशनरी में आता है, ठीक है। तो इसको हम कॉनकरेंट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ओके। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, कॉनकरेंट डेवलपमेंट मॉडल जिसको मैंने बोला कॉनकरेंट इंजीनियरिंग आप बोल सकते हो, ये एक इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल एक्टिविटीज को हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पैरेलल फ्लो है ना, पैरेलल फ्लो यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिक्वेंशियली नहीं करना है, हमें साइमल्टेनियसली करना ही है, ठीक है। यानी कि फेजेस जो है साथ में चलने चाहिए हमारे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीपल डेवलपमेंट स्टेट्स जो है एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। कुछ की फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ तो नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन करना होगा टास्क का। मैंने बोला ना पैरेलल फ्लो फॉलो होता है, तो जैसे कि ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं हमारे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक ही फेज होना है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मॉडल क्या अलाउ कर रहा है, हर डिफरेंट फेज के बाद, मतलब को एग्जिस्ट फेजेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वापस से उस फेज के ऊपर जा सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर योर पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। देन स्टेट बेस्ड ट्रांजिशंस की बात करें तो देखो, हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी, कौन सी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है हमारे पास, प्लानिंग, मॉडलिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, है ना। तो दिस कैन एग्जिस्ट इन वेरियस स्टेट्स, जैसे कि अंडर डेवलपमेंट है, फिर आप वेटिंग फॉर मॉडिफिकेशन दिखा रहे हो, फिर अंडर रिव्यू दिखा रहे हो, फिर अप्रूव्ड दिखा रहे हो। तो ये सब चीजें हैं,
ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को दिखा सकते हो। एंड यही है अब वर्किंग ऑफ कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं। ये देखो कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल है आपके पास यहाँ पे, एंड इसको आप कैसे बता सकते हो, देखो इसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि नन स्टेट हो गया। ये क्या है, आपका इनिशियल स्टेट है, जहाँ पे आपने डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया है, बिफोर डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद आप अंडर डेवलपमेंट में हो, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो एक्टिवली आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, है ना। देन वी हैव व्हाट, यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू में द डेवलप्ड कंपोनेंट क्या है आपका, अंडर इवोल्यूशन में है। देन यू हैव अवेटिंग चेंजेस, यहाँ पे देखो अवेटिंग चेंजेस, इसमें क्या है, जो आपका रिव्यू चल रहा है उसमें कुछ आपके नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आइडेंटिफाई करी गई हैं, तो वो इसके अंदर आती हैं। देन अंडर रिवीजन, है ना, अंडर रिवीजन के अंदर क्या होता है, आपकी जो चेंजेस है वो आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप वापस से अंडर रिव्यू के अंदर जा रहे हो, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं जो इसमें चल रही हैं। देन बेसलाइन में क्या होता है, जो कंपोनेंट है वो आपका अप्रूव हो चुका है एंड स्टेबल है, ये कंसीडर कर लिया है, एंड एट लास्ट आप जो है डन पे आ गए हो। डन इज द फाइनल स्टेज जहाँ पे आपका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़े से एरोज याद रखना कि नन से फिर आप अंडर डेवलपमेंट में हो, देन अवेटिंग चेंजेस अंडर रिव्यू कम्स अंडर द सेम थिंग, एंड देन आप अवेटिंग चेंजेस के बाद जा रहे हो अंडर रिवीजन, देन अगेन यू आर गोइंग टू अंडर रिव्यू, देन यू आर गोइंग टू बेस लाइन एंड देन टिल डन। तो डन से आपकी सारी चीजें डन पे आ जाएंगी। ओके, अब देखो डन के बाद भी अवेटिंग चेंजेस है ना, तो फाइनल मॉडल के बाद भी फ्यूचर स्कोप है। क्लियर, सो दिस इज योर कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। कॉन्करेंट यानी कि बार 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 बार। क्लियर, ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप अच्छे से रीड कर सकते हो इनको। नाउ नाउ वी हैव स्पेशलाइज्ड मॉडल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स क्या है ना, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स को यूज किया जाता है एज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स या फिर मॉडल्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दीज आर यूज्ड व्हेन ओनली कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स और मेथड्स आर एक्सपेक्टेड फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। देखो जहाँ हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं स्पेशलाइज्ड मॉडल्स के, यानी कि एक है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, इसको सीबीडी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सीबीडी, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। देन वी हैव फॉर्मल मेथड्स मॉडल, देन वी हैव एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें देखो ये तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास, सीबीडी, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। इसके में क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब देखते हैं। दीज कंपोनेंट्स हैव स्पेशलाइज्ड टारगेटेड फंक्शनैलिटीज एंड वेल डिफाइंड इंटरफेस, है ना। अब जैसे कि स्पेशलाइज्ड है, इसका मतलब कि इनके ऊपर पहले से वर्क हो चुका है ना। तो ये क्या यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड आपके कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि आपका इवोल्यूशनरी अप्रोच है, जैसे कि स्पाइरल मॉडल हो गया, है ना, तो स्पेशलाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स मस्ट बी सर्च्ड एंड एनालाइज्ड बिफोर बिगिनिंग द मॉडल, है ना। और उसके बाद हम मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ही अच्छी खासी सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं एंड पूरा जो स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट है उसको सेट कर देते हैं। कंपोनेंट्स जो है वो आपके फंक्शंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं सीबीडी के अंदर, यहाँ पे देख लो। फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी सीबीडी है, यानी कि कुछ भी नहीं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट के उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड हम उनको एनालाइज करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन इश्यूज हैं या फिर जो कंपैटिबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं। थर्ड चीज है डिजाइन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो मतलब हमारे जो कंपोनेंट्स है उनको हमें एकोमोडेट करना है, एक साथ लेके आना है, दैट कम्स अंडर दिस। देन वी हैव टू इंटीग्रेट द कंपोनेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को एकोमोडेट करके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, है ना। देन वी हैव कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फॉर द सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली लास्ट स्टेप हमारा वैलिडेशन का यही होता है, दैट वी हैव टू कंडक्ट द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो दिस कम्स अंडर योर टेस्टिंग। आई होप दिस वाज इजी। इसमें एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं, लोअर कॉस्ट ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, बस इतना आपको इसके अंदर याद करना है। और जो हमारा डेवलपमेंट साइकिल है वो फास्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, देन वी हैव फॉर्मल मेथड मॉडल। फॉर्मल मेथड मॉडल में क्या है, देखो ये भी अगेन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच ही है जिसमें फॉर्मल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन को यूज किया जाता है। अभी तक मैथमेटिक्स कहीं पर आया नहीं था, इट इज नाउ अंडर योर फॉर्मल मेथड मॉडल। तो हमेशा याद रखो, कुछ की टर्म्स आप याद रखोगे तो आपका जो, जैसे कि आप जो है ना इसमें देखो, वैसे भी आप एसएसजी लिखने वाले हो इसमें, तो जो चेक एग्जामिनर है वो आपका चेक नहीं करेगा, हर एक चीज पढ़ेगा नहीं। तो अगर आपके पास ये की वर्ड्स होंगे, जैसे कि मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन यूज होता है, मैथमेटिकल नोटेशंस यूज
यूज होते हैं, तो देन ही विल बी मतलब कंफर्म कि हाँ आपको ये चीज पता है, आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो ये वर्ड्स को आपको याद रखना है, आपको थ्योरी पे नहीं जाना है। ऐसे में अगर आप चाहो तो मतलब ठीक है, टू द वर्स्ट आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो द मेन थिंग इज व्हाट, कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, तो ये चीज यहाँ पे यूज होती है, मैथमेटिकल नोटेशन जो कि आप डेवलप करते हो, टेस्ट करते हो सॉफ्टवेयर को। देन यहाँ पे आपके पास क्या है, नोटेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस आर डिफाइंड यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिक ओनली, एंड अप्रोच जो होती है वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल होती है। तो ये चीज है, यहाँ पे देख लो, ये यूजर रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, देन आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके बाद आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे आते हो, यानी कि आर्किटेक्चर होने के बाद, एंड देन अगेन आप जा सकते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट पे, एंड देन यू कैन गो फॉर हाई लेवल डिजाइनिंग ऑल्सो। ठीक है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आपका जो सब कुछ हो गया है, देन यू कैन गो टू सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस अगेन, एंड देन अगेन यू कैन गो टू रिक्वायरमेंट्स फेज। तो ये चीज है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो, जो डिजाइनिंग के फ्लॉज है, यानी जो डेवलपमेंट साइकिल के अंदर हमें डिफिकल्टीज आ रही थी, तो वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। करेक्टनेस तो है, वो एक्यूरेसी जो है अच्छी रहती है, क्योंकि हम मैथमेटिकल के बारे में बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल चीजों को यूज कर रहे हैं, हाई लेवल डिजाइनिंग को यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए अच्छी होती हैं। देखो एडवांटेजेस लिखी है मैंने, एम्बिग्यूटी, इनकम्प्लीटनेस, इनकंसिस्टेंसी। अब एम्बिग्यूटी कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, चलो मैं बता देती हूँ। तो ये रिमूव क्या करता है, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, है ना। अब मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस को हम यूज कर रहे हैं, तो हम अपने अप्रोच में क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। अगर हमारे पास कुछ अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, तो ये एडवांटेज है कि हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीटनेस, यानी कि जो कंप्लीटनेस है वो इंश्योर कर रहे हैं। आपका मैथ्स का सम तभी सॉल्व होता है जब आपका लास्ट का आंसर आप डब्बा बना दो, है ना, फाइनल आंसर आपको मिल जाए। तो ये कंप्लीटनेस आपकी जो है यहाँ पे इंश्योर होती है, आपके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके सिस्टम के, कुछ मिस नहीं होता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एक बहुत मेजर एडवांटेज है। देन वी हैव व्हाट, योर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि देखो जो मतलब इनकंसिस्टेंसी मीन्स मैं कैसे बोलूँ, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं ना रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो वो बहुत अच्छे से आप जो है ना इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हो कि ये करना है या ये करना है, ट्रू है या फॉल्स है। मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। देन ऑफर्स डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर, है ना, कुछ भी डिफेक्ट उसके अंदर या बग्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो मैथमेटिकली स्पेसिफाई होके आया है तो बहुत ज्यादा क्लियर वे के अंदर वो आया है। ठीक है, देन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ऑफकोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है, and for using this model developer must have strong mathematical background. If this model is chosen for development then communication with customer become difficult, क्योंकि हम उनको बता नहीं सकते मैथमेटिकली क्या चल रहा है, कस्टमर को आता होता तो वो खुद ही कर लेता, राइट। तो कस्टमर से जो कम्युनिकेशन है वो डिफिकल्ट जाता है इसमें। ओके, देन थर्ड वन इज योर एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको हम AOSD भी बोलेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, ये फोकस करता है आपके आइडेंटिफिकेशन पे, स्पेसिफिकेशन पे, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न। क्रॉस कटिंग कंसर्न यानी कि जो फंक्शनैलिटीज हैं बेसिकली जो अफेक्ट करती हैं मल्टीपल पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि लॉगिंग सिक्योरिटी हो गई, है ना, या फिर एरर हैंडलिंग वगैरह हो गया, ये क्रॉस कटिंग कंसर्न है जो कि प्रोजेक्ट होने के बाद हम जो है ना ध्यान में आती है, अरे ये भी तो करना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसर्न काम करती है। अब इसमें क्या की फीचर्स हैं, तो आपके कंसर्न सेपरेट कर दिए जाते हैं, यानी कि जो आपको आपके जो सेपरेटेड, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्रॉस कटिंग कंसर्न है, ये क्रॉस कटिंग कंसर्न है, तो सबको आइसोलेट करके फिर एक एक पे वर्क किया जाता है। इससे आपकी जो मेंटेनेंस है वो इम्प्रूव होती है, बेसिकली आपका जो कोड डुप्लीकेशन है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही क्रॉस कटिंग कंसर्न पे काम कर रहे हैं, है ना। एंड मॉड्यूलैरिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप एक बार में एक पे काम कर रहे हो, इट विल बी मतलब डन इन लेस टाइम, है ना, तो आपकी जो टाइम है वो भी बचता है। देन रीयूजेबिलिटी इनहांस होती है, ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपकी मेंशन्ड है, सो दैट आल्सो कम्स अंडर दैट। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इतना इजी सिंपली समझ में आ गया होगा। एंड इसको लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्यों है, सिक्योरिटी लॉगिंग वाला काम है, तो सिक्योरिटी किसी किसी को ज्यादा चाहिए होती है, लॉगिंग वाला काम है, पेमेंट होने के बाद ही ये होगा, सो दैट ऑल कम्स अंडर योर एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, देन यू हैव यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिफाइड प्रोसेस अगेन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ही है। ठीक है, अब ये क्या फॉलो करता है, ये दो अप्रोचेस को फॉलो करता है। अगर आपने ध्यान दिया हो
आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल नेचर, ठीक है। तो आइटरेटिव क्या है आपको पता होना चाहिए, वो फ्लो आपको याद आ जाना चाहिए, और इंक्रीमेंटल मतलब कौन सा फ्लो आपको पता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोनों भी जो कि यहाँ पे फॉलो होती हैं, क्लियर है। तो देखो जैसे कि अब इसको यूं ही यूनिफाइड प्रोसेस भी बोला जाता है क्योंकि ये दोनों मॉडल्स को यहाँ पे यूज कर रहा है। अब इसमें ये कुछ फेजेस हैं, कौन से फेजेस हैं, देखो इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, प्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया है इंसेप्शन में हम कुछ नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इलेबोरेशन में हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, रिस्क असेसमेंट देखते हैं, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट जो है वो क्रिएट करते हैं, है ना। इलेबोरेशन का मतलब क्या है उसको अच्छे से समझना। देन हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पता है क्या दो चीजें आती हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग, ओके। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, यूजर ट्रेनिंग करते हैं, फाइनल रिफाइनमेंट्स जो है यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। और प्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली मेंटेनेंस, सपोर्ट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आता है। तो ये 5 फेजेस हैं जो आपके यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर होते हैं। एट द एंड यही 5 फेजेस आपको याद रखने हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये 5 तो याद हो गए होंगे अभी तक। तो कम्युनिकेशन और प्लानिंग के बीच में आपका क्या आता है, इंसेप्शन। प्लानिंग और मॉडलिंग के बीच में आपका इलेबोरेशन, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन टू डिप्लॉयमेंट, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। अब समझ में आ गया कि ये फेजेस कहाँ पे यूज होते हैं, ये फेजेस आपके जो मेन फेजेस हैं उनके बीच में आते हैं, ठीक है। अब हर फेज को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, तो लिखा हुआ है जस्ट, इंसेप्शन में आपका कम्युनिकेशन और प्लानिंग होता है, यूज इनिशियल यूज केसेस क्रिएट किए जाते हैं, रिस्क असेसमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो जो चीजें मैंने आपको बताई वही होता है यहाँ पे। इलेबोरेशन में प्लानिंग और मॉडलिंग होती है ना, यूज केसेस रीडिफाइन करते हैं हम, ये सारी चीजें आप ये खुद के मन से भी लिख सकते हो, कुछ इसमें ये नहीं है स्पेसिफिक कि लिखना ही है, बस ये याद होना चाहिए, ये डायग्राम यूनिफाइड प्रोसेस का, ठीक है। देन इलेबोरेशन है, देन मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली आप कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो। ट्रांजिशन के अंदर यू कम टू एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर कैरिड आउट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट भी अपने अंदर खुद एक मतलब मेजर पार्ट है। देन बीटा टेस्टिंग होती है, देन यूजर फीडबैक रिपोर्ट वगैरह होती है। देन प्रोडक्शन है, तो मेनली मेंटेनेंस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द यूजर इन यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो ये 5 चीजें हैं, तो कौन सी 5 चीजें हैं, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन एंड प्रोडक्शन, ओके। सो दिस वाज योर unified process. I hope कि clear हो गया होगा यहाँ तक। and now we are delving into the last part, that is the agile, ठीक है। तो agile क्या होता है, agile methodology, I will tell you everything, but यहाँ तक कि अगर आपकी चीजें clear हैं तो आपने 90% ऑफ द सिलेबस, 95% ऑफ द सिलेबस कर लिया है। agile वाला पार्ट देख लेंगे एंड देन आपका जो है यूनिट वो ओवर हो जाएगा। आई होप कि प्रोसेस मॉडल देखो बोरिंग है, आई नो बोरिंग है सब्जेक्ट, बट हम इसको बोरिंग नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इसमें स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से आपको थोड़ी सी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं चाहिए तो आप वापस से पढ़ सकते हो या फिर एग्जाम टाइम पे फिर से वीडियो देख सकते हो, लेकिन हाँ ये स्टोरी जो है आपको याद होनी चाहिए, वो 5 इंपॉर्टेंट मेन फेजेस आपको याद होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन, प्लान, नहीं सॉरी मैं ही भूल गई, देखो फर्स्ट आपका क्या था, कम्युनिकेशन, देन आपकी प्लानिंग, देन मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन, देन डिप्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें हैं। ये चीजें आपको याद हो गई, आप सारे क्वेश्चन को फ्रेम अच्छे से कर सकते हो। सो दैट ऑल कम्स अंडर योर प्रोसेस मॉडल्स। अब हम आ जाते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी पे। तो अजाइल क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। तो देखो व्हाट इज अजाइल, अजाइल इज नथिंग बट एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। मतलब क्या, देखो क्विक, अडॉप्टेबल और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होनी चाहिए, जिससे आपकी जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहे, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहे। तो क्यों, वाई अजाइल, क्यों हमें इसको यूज करना है। तो अजाइल एक लाइट वेट, पीपल फोकस्ड और चेंज फ्रेंडली ये एक चीज है। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि स्लो है, रिजिड है बेसिकली। तो ये क्या है, रेडीनेस फॉर मोशन ऑफ एक्टिविटी, इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज, effective communication among all stakeholders, organizing a team so that it is in control of the work performed, rapid and incremental delivery of software। देखो अजाइल के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जैसा भी मैंने यहाँ पे कुछ बताया कि देखो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का जो फीडबैक है वो इंश्योर होता है। शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स हैं जो कि यूजफुल है अगर आप वेब एप्लीकेशन या ऐप एप्लीकेशन बना रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें जो कि अजाइल को बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज फास्ट, है ना, इसीलिए। अब एजिलिटी,
यहाँ पे अगर आप देखो एजिलिटी, यहाँ पे आपको लिखा है द एबिलिटी टू बोथ क्रिएट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन ऑर्डर टू प्रॉफिट इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो आपको जो है न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन होना पड़ता है। सो दैट इज द मेन थिंग कि बिजनेस अगर आपको अच्छा करना है तो आपको रैपिड या फिर मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप रैपिडली चेंज कर पाओ अपनी टेक्नोलॉजीज या फिर अपने टूल्स वगैरह जो आप यूज कर रहे हो उनको। तो ये होती है एजिलिटी। ठीक है, जो अजाइल इंजीनियर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं करंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस को। वो क्या है, हैवी वेट है। टू मेनी थिंग्स आर डन दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। देन करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत रिजिड है, डिफिकल्टी विथ इनकम्प्लीट और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स यानी कि इंटरनेट एप्लीकेशंस, देन मोर एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नीडेड। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो कि अजाइल से जो है हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। अजाइल इंजीनियर्स बिलीव कि ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली हो रही हैं, हमारी प्रोसेस के फीचर्स हैं, है ना। देन यहाँ पे देखो एन अजाइल, ओके वी हैव डन विद agility। agile methods are considered lightweight। ये कुछ जो है ना आपकी याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। लाइट वेट होता है आपका agile। देन पीपल बेस्ड रादर देन प्लान बेस्ड, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि चेंजेस वेलकम करे जा रहे हैं, कस्टमर मॉडिफिकेशन हर स्टेज पर वेलकम करे जा रहे हैं। तो कुछ प्लान इतना एज सच है नहीं, बट पीपल बेस्ड हमारा जो काम है वो चल रहा है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी सेट हैं। डेवलप्ड बाय अजाइल अलायंस, दैट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स अजाइल डेवलपमेंट। एंड अजाइल क्या है, एक डायनामिक कंटेंट स्पेसिफिक अग्रेसिव चेंज एम्ब्रेसिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड आपका जो है ना प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ठीक है, अजाइल के ऊपर क्वेश्चन आपको आता है। अजाइल प्रोसेस इज ड्राइवन बाय कस्टमर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना, क्या आपको चाहिए बेसिकली। फिर आपका प्लान रिकॉग्नाइज करते हैं, प्लान विच इज शॉर्ट लिव नॉट कंप्लीट प्लान। हम एकदम पूरा प्लान नहीं बना लेंगे, हमें पता है कि हम पूरा प्लान कभी फॉलो नहीं कर सकते। सो छोटी छोटी चीजों का विल प्लान एंड देन वी विल अगेन गो टू द स्टैक होल्डर। then this develops a software iteratively with a heavy emphasis on construction activities। then we deliver multiple software increment and adopts as changes occur। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चेंज है वो क्विक है, वो रैपिड है, यही मेन प्रिंसिपल है अजाइल का। अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो क्विक रैपिड ये वर्ड यूज करना मत भूलना। ओके, ये कुछ अजाइल प्रिंसिपल्स हैं जो कि 10 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, एक एक आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल टर्म्स। देखो फर्स्ट क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखो ये है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो जो आप मतलब कस्टमर्स के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो ये फर्स्ट चीज है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकेंड चीज है वेलकम चेंजेस, है ना, जो कि आपकी कस्टमर मॉडिफिकेशन है उसको आप एट एनी स्टेज क्या कर रहे हो, चेंज कर पा रहे होगे। सो दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज योर डिलीवरी, यानी कि फ्रीक्वेंट डिलीवरी आप कर रहे हो, यानी कि छोटे छोटे अपडेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो दैट कम्स योर फ्रीक्वेंट डिलीवरी। ओके, देन टीम कोलैबोरेशन। फोर्थ है आपका टीम कोलैबोरेशन, यानी कि जो बिजनेस और डेवलपर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक साथ काम कर सकते हैं। दे मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ओके, फिफ्थ चीज है आपकी मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो वो जो है बेसिकली वो मोटिवेटेड पीपल की लोगों के साथ है ना। सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिक्स्थ है वी हैव फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगा क्योंकि आप जो है आपके पास मतलब आपका जो कस्टमर है बेसिकली ही इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर मेकिंग द थिंग। ठीक है, तो ये जो है बेसिक हाई लेवल इंडस्ट्री में जो है काम होता है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है एंड यू आर अबाउट टू मेक अ सॉफ्टवेयर, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि जो जिसको चाहिए वो इंसान सामने बैठा है एंड the developer is sitting in front and they are making, even if it is taking more than 1 day, more than 2-3 days, they are working together because जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना आपको वैल्यूएबल थिंग है। ओके, देन वर्क योर हमारा क्या हो गया, हमारा सिक्स्थ हो गया ना फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। देन सेवेंथ इज वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, है ना। इसका मतलब जो बेसिकली यही चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप जो आपका कस्टमर है एंड देन डेवलपर दे आर वर्किंग टुगेदर। देन एट्थ इज द स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स एंड यूजर शुड बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट
पेस इंडेफिनेटली, यानी सस्टेनेबल पेस है आपके पास, स्टेडी स्पीड जो है वो आप मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे। देन वी हैव टेक्निकल एक्सेलेंस ऑल्सो, ठीक है, फोकस आपका सिर्फ हाई क्वालिटी कोडिंग और डिजाइन पे होता है। एंड एट लास्ट सिंप्लिसिटी, ऑब्वियसली वी कीप थिंग्स सिंपल एंड एफिशिएंट। तो अजाइल की समरी ये हो गई कि ये एक डायनामिक और कस्टमर फोकस्ड और चेंज फ्रेंडली माइंडसेट वाला प्रोसेस है, जो कि इम्प्रूव करता है प्रोसेस आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी और स्पीड अप करता है ना। बेसिकली टीम्स जो है आपकी वो फ्लेक्सिबली और रिस्पॉन्सिबली वर्क करती हैं। आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर अजाइल प्रिंसिपल्स। ये प्लान ड्राइवन और अजाइल अप्रोच इन दोनों के बीच में जो है ना डिफरेंस है। तो देखो अभी तक हमने जो प्रोसेस मॉडल्स देखे थे वो प्लान ड्राइवन थे, यानी कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर रोल प्ले कर रहा था। अब अजाइल अप्रोच वो उन सबसे अलग है ना। तो प्लान ड्राइवन अप्रोच और अजाइल अप्रोच इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसीलिए वी आर रेडी एट एवरी एज। तो प्लान ड्राइवन अप्रोच क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है सेपरेट स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस विथ आउटपुट्स एसोसिएटेड विथ ईच स्टेज, है ना। तो हर स्टेज का जो आउटपुट है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अजाइल अप्रोच कंसिडर्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू बी द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मॉडल, है ना। तो जो डिजाइनिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, कोडिंग है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि हर स्टेज में क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। ओके, देन प्लान ड्राइवर में आप आइटरेशन ऑकर्स विद इन एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, है ना, प्लानिंग हो गई आपकी, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिकली उनके बीच में आइटरेशन हो सकता है। यहाँ पर आइटरेशन अकर्स अक्रॉस एक्टिविटीज, यानी कि कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला बटन यहाँ पे चाहिए या फिर यहाँ पे चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीज यू कैन जस्ट फेस टू फेस कन्वर्स टू योर कस्टमर, ठीक है। सपोर्ट्स इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, यहाँ पे कोई कोड फोकस्ड नहीं होता एंड एंड अप प्रोड्यूसिंग अ डिजाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये प्लान बेस्ड और अजाइल डेवलपमेंट वाला जो यहाँ पे फीचर है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो चलो ये चीजें हैं, आई होप आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप भेज रहे हो विद मेल और फोन, जो जिसको चाहिए जो चीज वो आपके सामने बैठा है एंड यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम हिम एंड यू आर डूइंग योर थिंग, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सक्सेस इन इंडस्ट्री, तो द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट विच फॉलो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए, तो आप तो बहुत चीजें लिख सकते हो, है ना। रैपिड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, आपकी चीज जल्दी बननी चाहिए। आपने आज जो है वो प्रोजेक्ट लिया है एंड यू आर कंप्लीटिंग इट आफ्टर 6 months, दिस विल हैव नो वैल्यू, ठीक है। देन इमीडिएट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टू कस्टमर्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, फोकस होना चाहिए कि आपका जो डिफेक्ट रेट है वो कम हो। System returning constant and consistent value to the customer, high customer satisfaction, reduced cost and team cohesion and employee satisfaction, तभी आप जाके इंडस्ट्री में सक्सीड कर सकते हो। देखो अजाइल के कुछ मेथड्स हैं, कनबन, देन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट जो कि है FDD बेसिकली। देन वी हैव डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट, ESD हम इसको बोलते हैं, अडेप्टिव ESD। मैं एक एक करके आपको एक बता देती हूँ बेसिक चीजें इनकी। तो कनबन जो है, कनबन ये क्यों यूज किया जाता है, ये एक विजुअल बोर्ड है जो कि प्रोग्रेस हम ट्रैक करते हैं ना, तो वो प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक बोर्ड है, विजुअल बोर्ड जो यूज करते हैं हम, विच इज कॉल्ड एज कनबन, ठीक है। हम वर्क फ्लो को मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब अजाइल मेथड का तो मतलब यही है कि ऑलरेडी चीजें जो है बनी हुई है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, टेकिंग दोज थिंग्स हेल्प। तो ये कनबन को एज अ विजुअल बोर्ड यूज किया जाता है टू ट्रैक प्रोग्रेस। देन वी हैव एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो XP इसको हम बोलते हैं, XP एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो ये फोकस करता है ऑन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और जो आपके कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन है उससे, ठीक है। तो बहुत सारी शॉर्ट साइकिल्स हैं जिनको हम स्प्रिंट्स भी बोलते हैं अगर आपको पता हो, लेकिन ये स्क्रम की जो है ना, स्क्रम हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके सिमिलर ही है बेसिकली। स्क्रम कुछ भी नहीं है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए जो है ना यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल टीम्स जो है इसको यूज करती हैं एंड ये आइटरेटिव डेवलपमेंट है जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंट अपडेट्स को इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव FDD, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, कुछ भी नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसको अलग अलग फीचर्स में डिवाइड कर देता है और डेवलप करता है वन बाय वन, ठीक है। देन डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, दैट इज DSDM, ये कुछ भी नहीं, ये बिजनेस नीड्स पे फोकस करता है।
मतलब क्विक डिलीवरी और बिजनेस नीड्स के ऊपर जो है ना फोकस करता है। देन यू हैव एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट इज एएसडी। ये किसको सपोर्ट करता है? कंटिन्यूअस लर्निंग एंड फास्ट एडाप्टेशन टू चेंजेस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दिया, देखो कनबन और एक्सट्रीम, देन स्क्रम। स्क्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे आपके स्क्रम के, तो चलो स्क्रम को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। स्क्रम कुछ नहीं, आपका एक पॉपुलर अजाइल प्रोसेस मॉडल है विच इज यूज टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या अप्रोच फॉलो करता है? देखो वर्क इज डिवाइडेड, देखो यहाँ पे स्मॉल वर्किंग टीम्स है ना, स्मॉल स्मॉल टास्क डिवाइड कर दिए जाते हैं। फिर जो टास्क है बेसिकली वो आपका जो है शॉर्ट साइकिल्स में हो जाता है, स्मॉल पार्टीशंस के अंदर। द प्रोसेस मस्ट अकोमोडेट द टेक्निकल और बिजनेस चेंजेस इफ दे अकर, है ना। तो बिजनेस के ऊपर, बिजनेस जो नीड्स है उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है स्क्रम का। यहाँ पे भी देख लो आप, द प्रोसेस शुड प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, दिस इंक्रीमेंट्स मस्ट बी टेस्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड बिल्ट ऑन, है ना। देन यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोडक्ट बिल्डिंग द कांस्टेंट टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस टेस्टिंग हो रही होती है। देन यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट डिलीवरी है वो भी हो रही होती है ना। तो द स्क्रम प्रोसेस मस्ट प्रोड्यूस द वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट वेन एवर डिमांडेड और रिक्वायर्ड। सो वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिजाइन इवोल्यूशन एंड डिजाइन, sorry, delivery are guided by scrum principles. ओके, देन वी हैव डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर ये भी अगेन ये स्क्रम के अंदर ही है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ठीक है, आपने अगर इतना समझ लिया ना ये जो चीजें हैं, स्क्रम क्या है बेसिकली, ये कुछ प्रिंसिपल्स आप अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले। ये कुछ वर्क फ्लो है, प्रोडक्ट बैकलॉग, देन स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट बैकलॉग, ये सब चीजें हैं जो कि आपकी इसके अंदर आती हैं, प्रोडक्ट ओनर वगैरह, ठीक है। ओके, दिस इज योर थिंग एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। देन फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट है यहाँ पे एफडीडी। फीचर मतलब क्या गाइस? जो फंक्शन है बेसिकली, जो क्लाइंट वैल्यूड फंक्शन है, हम उसको बोल सकते हैं क्लाइंट वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे लिखा है फीचर मींस दिस। सो इट इज इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगेन एफडीडी collaborative activities are carried out, these activities are called as processes। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं एंड एक मतलब इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव अप्रोच फॉलो होती है, ये आपको याद रखना है। और एनकरेज करा जाता है कोलैबोरेशन बिटवीन द टीम्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये देखो 5 बेसिक एक्टिविटीज है आपकी एफडीडी के अंदर। डेवलप एन ओवरऑल मॉडल, ये क्या होता है? यहाँ पर हम सिस्टम स्ट्रक्चर को समझते हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। देन बिल्ड अ फीचर्स लिस्ट, बिल्ड अ फीचर्स लिस्ट में आप आइडेंटिफाई करते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फंक्शंस है दैट यू हैव टू ऐड। देन प्लान बाय फीचर, यानी कि अब एक एक फीचर को हम पकड़ेंगे, वन बाय वन ऑर्गेनाइज करेंगे अपने टास्क को बेस्ड ऑन द फीचर्स। देन डिजाइन बाय फीचर एंड बिल्ड बाय फीचर। डिजाइन बाय फीचर का मतलब है आप ब्लूप्रिंट को क्रिएट करते हो, हर एक फीचर का आप एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हो। और बिल्ड बाय फीचर का मतलब आप डेवलप करते हो या फिर फीचर्स को क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो एक एक करके। यहाँ पे तो आपने ब्लूप्रिंट बनाया है, यहाँ पे आप उसको डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, और एक एक करके सारे फीचर्स क्या कर लेते हो? इंटीग्रेट। तो ये 5 आपके क्या है? बेसिक एक्टिविटीज हैं एफडीडी की। क्लियर? ओके। अब देखो ये जो स्क्रम और एफडीडी है ना, बेसिकली ये दोनों भी टीम पे रिलेटेड है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली आपका वर्क करता है ना, तो वो टीम से। जो स्क्रम है बेसिकली वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन जो एफडीडी है वो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है एकदम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे डाउन है इनटू 5 बेसिक थिंग्स। डेवलप, ये वही जो मैंने आपको बताया, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। अब डीएसडीएम देखें तो डायनामिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, मेथड। सो ये क्या है? ये आपका इटरेटिव प्रोसेस मॉडल है। जो आपका एफडीडी था वो इटरेटिव और इंक्रीमेंटल था। यहाँ पे जो आपका डीएसडीएम है ये क्या है? इटरेटिव यहाँ पे प्रोसेस मॉडल है। पार्ट ऑफ डीएसडीएम इज द मैंडेट दैट रीवर्क टू बी एक्सपेक्टेड, यानी कि ये देखो अगेन मैं इसको बताऊं तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के ऊपर ये वर्क करता है, और जो भी चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 8 की प्रिंसिपल्स हैं, देखो। फर्स्ट तो ये फोकस करता है ऑन बिजनेस नीड, है ना, तो बिजनेस वैल्यू इसके अंदर प्रायोरिटी में है। देन डिलीवर ऑन टाइम, जो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं वो यहाँ पे फॉलो होती है। देन कोलैबोरेट, यानी कि जो आपका टीम वर्क है और कम्युनिकेशन है वो ऑफ कोर्स एनकरेज किया जाता है यहाँ पे। देन नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, यानी कि हाई स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इंश्योर करे जाते हैं। देन दिस बिल्ड इंक्रीमेंटल
ली फ्रॉम फॉर्म फाउंडेशंस, तो जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। देन डेवलप आइटरेटिवली, यानी कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। कम्युनिकेट कंटिन्यूअसली एंड क्लियरली, जो आपका स्टैक होल्डर है यानी कि जो आपका कस्टमर है उसको इन्फॉर्म कर करके हम चीजों को रखते हैं। देन डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है बेसिकली वो डेवलपमेंट के अंदर मेंटेन करी जाती है, ठीक है। ओके, देन देखो लास्ट आपका है ASD, यानी कि एडॉप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो ये ASD है इसको क्यों डिजाइन करते हैं हम, दिस इज डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए ना उसके अंदर ASD ये एडॉप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलो किया जाता है। अगेन ये फॉलो क्या करता है, आइटरेटिव अप्रोच, सिर्फ आइटरेटिव अप्रोच। तो अभी तक की सिर्फ FDD ही थी जो आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर रही थी अजाइल के अंदर। यहाँ पे आइटरेटिव अप्रोच फॉलो होती है एंड अगेन ये किस पे फोकस करता है, तो टीम कोलैबोरेशन के ऊपर और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर 3 फेजेस हैं, स्पेक्यूलेशन, कोलैबोरेशन और लर्निंग। तो यहाँ पे है क्या, स्पेक्यूलेशन, कोलैबोरेशन और लर्निंग। तो जो स्पेक्यूलेशन है ये क्या है, इनिशियल फेज है आपके ASD प्रोसेस का, ठीक है, इनिशियल प्लानिंग फेज है। इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर का जो मिशन स्टेटमेंट है बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करते हैं, बजट, टाइम, यूजर नीड्स वगैरह देखते हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली वो यहाँ पर स्पेक्यूलेशन के अंदर हमें मिलती है। अब देखो जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है लेकिन उनका काम एक ही होने वाला है। तो अडेप्टिव साइकिल प्लानिंग क्या है, ये कंडक्ट की जाती है जस्ट कि आप इतना समझ लो कि यूजर या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो है कंसिडर करी जाती है। देन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट फेज है ये हमारा, तो टीम मेंबर्स जो है वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, दे वर्क हार्ड एंड दिस एनकरेजेस द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विदाउट नेगेटिविटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और स्किल सेट्स यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है, क्लियर। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर कोलैबोरेशन। देन लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस आपका इम्प्रूवमेंट फेज है ना। आप फोकस ग्रुप, यानी कि फोकस ग्रुप्स मतलब कि आप फीडबैक जो है वो गैदर कर रहे हो यूजर से, फीडबैक जो है अलग अलग फीडबैक जो है, आप पहला फीडबैक ये था, देन वी हैव अपडेटेड वर्जन, देन दिस इज अ फीडबैक, एट लास्ट दिस इज द फीडबैक, सो दैट कम्स अंडर योर फोकस ग्रुप्स। देन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, मतलब कि आप क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पे। देन पोस्टमार्टम्स, पोस्टमार्टम्स एनालाइज क्या करते हैं, टीम का परफॉर्मेंस एंड जो इम्प्रूवमेंट्स आपने करी हैं एट लास्ट ये जो है इंश्योर होता है यहाँ पे। सो आई होप कि ये अजाइल वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन अजाइल टूल्स हैं हमारे पास। अब देखो मैंने क्या बोला, अजाइल तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो कुछ टूल्स हैं जो कि आपको अब एक्सप्लोर करने हैं। देखो, the objective is to help in one or more activities in agile development, so automated support for project planning, use case development, requirement gathering, code generation वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हैं जो कि टूल्स आपके जो है ना देते हैं आपको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनके हेल्प से हो सकता है। एनवायरनमेंट जो है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, एनहांस्ड है। तो ये अजाइल टूल्स का है। तो एक अजाइल टूल है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीरा, ठीक है। तो ये जीरा क्या है, आपका एक अजाइल प्रोसेस मैनेजमेंट टूल है। क्या है, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, सो जीरा क्या है, आपका एक अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है बेसिकली। एंड ये डेवलप किया गया है बाय अटलासियन, ठीक है, जो कि 2002 के अंदर इसको डेवलप किया गया था एंड इट वाज प्राइमरीली यूज्ड फॉर बग ट्रैकिंग। बग ट्रैकिंग यानी कि एरर्स को ट्रैक करना, बग ट्रैक करना और इशू ट्रैकिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इट वाज मतलब जीरा जो है ना ये एक जापानीज वर्ड से आता है जिसका मतलब है गोजीरा। गोजीरा मतलब गॉडजिला, ठीक है। इट इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ बगजिला, ठीक है। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट हो तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये आपका फर्स्ट फीचर हो जाता है। अगेन डेवलपमेंट आइटरेशंस में यूज है। देन आइटरेशन रिपोर्ट्स है, यानी कि आप अच्छे से डिटेल्ड रिपोर्ट जो है हर एक स्प्रिंट का, हर एक प्रोजेक्ट के फेज का दे रहे हो। देन बग ट्रैकिंग है, ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट फीचर है। देन रिपोर्ट्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अगेन प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बर्न डाउन चार्ट, ठीक है। Okay, then we have different reports like spring report, sprint report, version report, then control chart and all. देखो जीरा सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है, होप आपको दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो अगर आपको अवेलेबल हो वेबसाइट्स वगैरह पे, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस, ठीक है। अब ये आप खुद करना क्योंकि अब ये चीज जो है एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पता हो, ये जीरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
ये देख सकते हो आप, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। सैंपल इशू है ये, एंड दीज आर समथिंग, सैंपल रिपोर्ट 2 है ये। ओके तो ऐसे ऐसे डैशबोर्ड्स बनते हैं। तो ये डैशबोर्ड्स देखो, अगर वैसे ही हम बनाने जाएं एंड वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड, तो इनके ऊपर अलग टाइम हमें वेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग कि ये अजाइल टूल्स को यूज किया जाता है, अजाइल मेथोडोलॉजीज को यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, प्री यूज्ड है। हम अपना प्रोजेक्ट का जो काम है अगर इनके अंदर डालें तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये टूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। देखो, बग रिपोर्टेड फ्रॉम टेस्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स के हैं, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली जो कि जिनके इश्यूज यहाँ पर टेस्ट रन्स वगैरह देखे जा रहे हैं, कुछ फेल हैं तो कुछ पास्ट हैं। ठीक है, तो ये अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर अभी तक आप हो तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एंड उनके ऊपर आपको जो है रिवाइज करना है। अभी हमारा यूनिट तो कंप्लीट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट मैंने पेज रखा हुआ है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर आपको पता होना जरूरी है। लेयर्ड अप्रोच आपका इंपॉर्टेंट है। 7 इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ठीक है, ये आप जो है 7 इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वगैरह आप ठीक है मैं आपको बता दूंगी। ये बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे हुए हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस फ्रेमवर्क। ठीक है, then various umbrella activities associated with development process. what do you mean by software myth, आपको एक्सप्लेन करना है सारे के सारे जो मैंने बताया, मैनेजमेंट, कस्टमर और प्रैक्टिशनर मिथ। देन आपको एक्सप्लेन करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, रैड, प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल मॉडल। आप कंपेयर करोगे अजाइल को विथ इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स। देन एक्सप्लेन करोगे आप अजाइल डेवलपमेंट, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर अजाइल डेवलपमेंट। देन प्रिंसिपल ऑफ एजिलिटी, देन यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रोसेस, स्क्रम प्रोसेस फ्लो एंड फीचर्स ऑफ जीरा टूल एंड कनबन टूल। ये दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आप इनको एक्सप्लोर करना, इन दोनों भी टूल्स को। ठीक है, सो दिस वाज योर होमवर्क कि आप ये टूल को एक्सप्लोर करोगे। बाकी एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस यूनिट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा टाइम लगा एंड आई एम कंटिन्यूसली मेकिंग दिस वीडियो विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइम। ठीक है, तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो दैट इज द गुड थिंग। एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हो। अगेन आई विल से कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम की कमी है बिकॉज आई हैव मेनी वर्क नाउ। इतना टाइम नहीं है जितना मुझे पहले आपको मिल रहा था आपके फर्स्ट ईयर में, आपके फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो मेरे पास जितना टाइम होगा डेफिनेटली आई विल गिव टू यू एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक कि अगर आपको पता है, अगर आपका फीडबैक मुझे मिलेगा डेफिनेटली तो मेरा ध्यान आपके पास आएगा। तो लीविंग ऑल दैट पर्टिकुलर वर्क जो मेरे पास है, आई कैंट डिस्क्लोज दैट, लेकिन बहुत सारा वर्क है, आई हैव दैट वर्क, सो वो भी मुझे करना है एंड दिस इज ऑल्सो आई एम डूइंग। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आपको चाहिए देन ओनली आई विल गिव यू, क्योंकि ठीक है, दो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेल मी एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट। अगर डिले हो रहा है तो प्लीज यू कैन अंडरस्टैंड माई कंडीशन कि कभी कभी मेरे पास भी वर्क ज्यादा है, सो आई कांट गिव टाइम टू दिस बिकॉज एवरीथिंग इज इन माई हैंड। so ये सारी चीजें पीपीटी प्रिपरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स टेक 1 day एंड देन रिकॉर्डिंग टेक 1 day, so that all things happen। so चलिए आपको अच्छे से मिलता रहेगी चीजें। so obviously if you देखो, अब मैंने नोट्स के लिए अगेन आई विल से, नोट्स के लिए आई देर इज एवरीथिंग। ठीक है, आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सो नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल नेवर बी डिलेड इन गेटिंग नोट्स या फिर कुछ भी। लेकिन हाँ, लेक्चर्स के अंदर आई कांट मेक श्योर कि आई विल मेक द कंप्लीट लेक्चर्स, लेकिन नोट्स आई विल गिव। सो नोट्स अगर आपको चाहिए डेफिनेटली यू कैन देखो, अगर आप वीडियो भी नहीं देख रहे हो एंड यू आर गोइंग विद द नोट्स, यू विल डेफिनेटली पास इन द एग्जाम्स, क्योंकि इतने अच्छे से, इतने सिंपल वे में मैंने लिखे हुए हैं वो नोट्स एंड डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स एंड ऑल। सो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देन इन डिस्क्रिप्शन। सो दिस फेवर यू कैन डू फॉर मी एंड दैट इज ऑल। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एंड अदरवाइज इसके नोट्स रेफर जरूर करना, ये वाले यूनिट के नोट्स। आई विल से अगर आपको चाहिए पीपीटी तो आई विल अपलोड दिस पीपीटी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द नीड ऑफ दिस पीपीटी, क्योंकि इतने इजी वे में आई हैव रिटर्न द नोट्स कि ये बोलोगे आपकी ये इतना टाइम वेस्ट क्यों किया पीपीटी समझाने में, बिकॉज दोज नोट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड आई कांट पुट देम ऑन यूट्यूब। ठीक है, फिर वो सबको मिल जाएंगे एंड तो फिर दैट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं,
एंड डेफिनेटली यू कैन बी इन सपोर्ट विद मी। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।